तान्या और शुभम तो मोबाइल पर हफ्ते में 2 बार बात कर लिया करते थे और उन्हें देखकर शिवानी भावुक होती रहती थी क्योंकि उसने ना तो अपने राज सर की आवाज सुनी थी और ना ही उन्हें देखा था। उनका प्रेम तो सच में पुराने जमाने के 2 प्रेमियों के भांति था। अगले दिन शिवानी और तान्या थोड़ा घबराते हुए झिझकते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज का पहला दिन उनके लिए सामान्य ही रहा क्योंकि कॉलेज में कोई भी लड़का नहीं था और लड़कियां थीं तो उनसे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि एक झटका जरूर लगा था कि मिताली भी उसी कॉलेज में थी, जिसे देखकर तान्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गार्डन में अपने बगल में बैठी हुई एक हसीन और खूबसूरत लड़की के शांत और सौम्य चेहरे को देखते हुए बोली, ये मिताली राज सर की दीवानी है, तुम्हें पता ही होगा, देखो अब यहाँ भी आ गई है। ये सुनते ही उस हसीना ने, जिसने पीले रंग का शिफॉन का सूट पहना हुआ था, एक बेंच पर बैठी राज सर द्वारा दी गई बुक को पढ़ रही थी। उसने अपनी बुक को कसकर पकड़ लिया और अपने रसीले होठों को भींच लिया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ये देखकर तान्या मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार शिवानी, तुम भी ना कितनी अजीब हो, ना अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हो, ना ही अपने प्रेमी से बात करती हो, ना उनका जिक्र करती हो और ना ही उनके मामले में जलन महसूस करती हो। सच में कभी कभी तो शक होता है कि क्या तुम सच में राज सर से प्रेम करती भी हो या नहीं। ये सुनते ही शिवानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से मगर शालीनता से बोली, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि जिसे हम दर्शाते रहें और दुनिया देखती रहे। हमारा प्रेम खामोश है, दिल की दीवारों में कैद है और जिससे प्रेम है उसी से रहेगा। हम राज सर से कितना प्रेम करते हैं ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मिताली राज सर से प्रेम करती है, उनसे विवाह करना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन हम जानते हैं कि राज सर हमारे अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए हम निश्चिंत होकर रहते हैं। शिवानी के बोलने और देखने का तरीका इतना हसीन और खूबसूरत लग रहा था कि तान्या के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो सीधा शिवानी के गाल चूमते हुए बोली, हाय क्या लड़की हो तुम, बंदा कैसे तुम्हारे प्यार में पागल ना हो, दिखती ही इतनी कातिल और नशीली हो, ऊपर से अब तो तीखी मिर्ची की तरह बोलने भी लगी हो। कम बोलती हो लेकिन जब भी बोलती हो कसम से सामने वाले की बोलती बंद कर देती हो। तान्या की बातें सुनते ही शिवानी के गाल लाल हो गए। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपनी किताब पढ़ने लगी। उसकी ऐसी हरकत देखकर तान्या उसके गले लग गई और मुस्कुराने लगी। उनका कॉलेज यूं ही मजे से चल रहा था और दोनों अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान भी दे पा रही थी। एक दिन शाम के 7 बजे जब तान्या के माता पिता किसी घर के डिनर के लिए चले गए और उनका बड़ा भाई जो कि 26 वर्ष का है और दिल्ली में जॉब करता है वो भी घर पर नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर तान्या ने आज शिवानी को अपने घर बुला लिया। दोनों मिलकर पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं। उसके बाद घर का फोन बजने लगा, जिसकी आवाज सुनकर तान्या खुशी से झूम उठी और किचन से आवाज लगाते हुए बोली, शिवानी तुम कॉल अटेंड करो, तब तक हम हाथ धोकर आते हैं। ये सुनकर हॉल में ही सोफे पर बैठी शिवानी ने कॉल अटेंड किया और अपनी मीठी आवाज में आदर से बोली, हेलो। ये आवाज सुनते ही मुंबई शहर में मलाबार हिल एरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के छत के किनारे खड़े शुभम ने हैरानी से कहा, शिवानी। शुभम के मुंह से शिवानी नाम सुनते ही उससे थोड़ी दूरी पर शर्टलेस होकर एक हसीन और हॉट मर्द जो कि 1 हैंड पुशअप्स कर रहा था, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी भूरी और जुनूनी निगाहों में असीम प्रेम और शिद्दत लिए तुरंत शुभम की तरफ देखा तो शुभम ने भी मुड़कर उसकी तरफ देखा और मोबाइल को स्पीकर पर रखते हुए कॉल पर बात करते हुए बोला, शिवानी बात कर रही है क्या। शुभम की आवाज सुनते ही शिवानी के हाथ पांव फूलने लगे। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया और सीधा कॉल कट कर दिया। ये देखकर शुभम को काफी हैरानी हुई। वहीं उस हसीन और आकर्षक मर्द के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और उसकी जुनूनी निगाहों में असीम तलब और तपिश छाने लगी। वो बेहद आकर्षक और स्टाइलिश तरीके से अपनी जगह से खड़ा हो गया और सामने टेबल पर रखी पानी की बोतल का सारा पानी अपने सर पर डालते हुए अपनी गर्दन को कभी दाईं तो कभी बाईं तरफ घुमाने लगा। उसने पानी की बोतल को टेबल पर रखा और नैपकिन से अपने चेहरे को पोंछते हुए अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोला, दोबारा कॉल करो। शुभम ने तुरंत कॉल लगाया और ये देखकर शिवानी घबराने लगी। तभी किचन से तान्या बोली, अरे कॉल अटेंड करो ना यार, हम बस आ ही रहे हैं। शिवानी हिचकिचाते हुए बोली, हम कैसे अटेंड करें, तुम्हारे मिस्टर राठौड़ का फोन आ रहा है। तान्या ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, तुम अपने बड़े भाई से बात तो कर ही सकती हो ना, चलो अटेंड करो। शिवानी ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके कॉल अटेंड किया। तभी शुभम फोन को स्पीकर पर रखते हुए बोला, कौन बात कर रहा है। ये सुनते ही शिवानी ने अपने होंठ भींच लिए और गहरी सांस लेते हुए बोली, जी हम शिवानी बात कर रहे हैं। ये आवाज, ये नशीली और मधोशी से भरी, रूह को तृप्त करने वाली, दिल को सुकून देने वाली और जलती आग को ठंडक देने वाली आवाज सुनकर विग्रह ने असीम सुख और जुनून से अपनी आंखें बंद कर ली और तृप्त होकर जुनून से बोला, हमारी राजा। इतना कहकर विग्रहराज ने शुभम को कुछ इशारा किया तो शुभम तुरंत बोला, अच्छा तो क्या आप तान्या से बात करवा सकती हैं। ये सुनते ही शिवानी अपनी मीठी और मनमोहक आवाज में बोली, जी वो आती ही नहीं है, हम कब से उसे बुला रहे हैं, आप रुकिए हम उसे बुलाकर आते हैं। शिवानी ने तान्या को बुला लिया और अब शुभम और तान्या एक दूसरे से बात करने लगे। वहीं राज सर वहां से चले गए। उनके लिए इतना ही काफी था, ना तो उन्हें शिवानी से बात करनी थी और ना ही उसे देखना था। अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, जबरदस्ती करके भी शिवानी से बात कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो 1-1.5 साल उन्होंने कैसे बताए ये सिर्फ वही जानते हैं। और अब 1-1.5 साल के बाद अपनी राजा की आवाज सुनकर उनको बहुत सुकून मिल रहा था। वक्त ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ने लगा, इंसान बदलने लगे, आसपास का माहौल बदलने लगा और देखते ही देखते 1 साल यूं ही बीत गया। विग्रहराज सूर्यवंशी को जोधपुर छोड़े हुए 2 वर्ष हो गए थे। इन 2 वर्षों के एक एक पल को उन्होंने जहर पीने से भी ज्यादा मुश्किल से गुजारा था। उसी दिन के इंतजार में कि जब वो जोधपुर वापस जाएंगे, अपने परिवार की खातिर नहीं बल्कि अपनी होने वाली पत्नी को हासिल करने की खातिर। वो जानते हैं कि अब उनकी राजा 18.5 साल की हो गई है, विवाह के योग्य है, प्रेम करने के योग्य है और प्यार जताने के योग्य है। अब वो अपनी राजा से किसी भी तरह की कोई दूरियां नहीं बनाएंगे। जब तक वो व्यस्क नहीं थी तब तक राज सर उससे किसी भी तरह की प्रेम संबंधी कोई बात नहीं कर सकते थे। उसके सामने उन नजरों से नहीं देखते थे, उससे उचित मर्यादा दूरी बनाकर रखते थे ताकि वो अपने संतुलन को ना खो दे। लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही, अब वो एक जवान लड़की हो गई है।
अब वो अपने राज सर के इश्क का इजहार सुनने के लिए तैयार है। अब वो राज सर की पत्नी बनकर उनके महल में तुलसी पूजा करने के लिए तैयार है। कॉलेज में दूसरा साल सुबह के 6 बजे सूरज की किरणें खिड़की से होते हुए सीधा बेड पर बेहद खूबसूरत और हसीन तरीके से लेटी हुई उस हसीना के सोने जैसे बदन पर पड़ी। उसके चांदी जैसे चमकदार चेहरे को और ज्यादा चमका दिया और वो लड़की अपने कोमल हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए बेड पर बैठ गई। उस लड़की ने सूरज देवता के आगे हाथ जोड़कर सर झुकाकर अपनी मीठी और चाशनी जैसी आवाज में कहा, हे सूर्यदेव, आज हमारी कॉलेज के दूसरे साल का पहला दिन है, तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस वर्ष भी लगन से पढ़ाई करें और अपनों का नाम रोशन करें। श्वारनी उठी और जल्दी से तैयार होने लगी। न जाने क्यों, लेकिन आज उसका मन कर रहा था कि वो खूब सजे धजे। उसका दिल धक धक करने लगा, सांसें ऊपर नीचे होने लगी और वही एहसास होने लगा था जो उसे तब होता था जब राज सर उसके सामने होते थे। अपने बाथरूम में आईने के सामने तौलिया लपेटे खड़ी श्वारनी का तन बदन सिहर उठा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और आंखों में कई अरमान और इच्छाएं जागने लगी थी और सिर्फ राज सर का वो हैंडसम और आकर्षक चेहरा नजर आ रहा था। अपने बदन को देखते ही श्वारनी शर्म से लाल हो गई। अपनी आंखें बंद करके अपने राज सर का स्मरण करते हुए बोली, कब आएंगे आप? आंखों के सामने वो हैंडसम और आकर्षक चेहरा घूमने लगा कि किस प्रकार तेज हवा चलने से उनके रेशमी बाल उनके ललाट और आंखों पर आ जाते थे और वो बेहद हसीन तरीके से अपने बालों को पीछे करते थे। उनकी वो चाल ढाल, उनकी आवाज, उनकी वो भूरी और जुनूनी निगाहें, उनका यूं मुस्कुराना। अपने राज सर को याद करते हुए श्वारनी की आंखें भर आई। उसने अपने कपड़े पहन लिए और खुद को आईने में देखते हुए भावुकता से बोली, ये सब जिनके लिए है वो यहाँ है ही नहीं, फिर इस रंगरूप का क्या ही फायदा। विग्रहराज सूर्यवंशी को याद करते हुए श्वारनी की आंखें भर आई और वो तड़पते हुए बोली, कहाँ है आप? श्वारनी अपने राज सर को याद किए जा रही थी। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए श्वारनी चुपचाप कॉलेज के लिए निकल गई, जहां उसे हमेशा की तरह राज सर की तरफ से अपने लिए कुछ उपहार मिले, जिनमें आज एक चिट्ठी भी थी, जिसे लेकर वो और तानिया गार्डन में चली गई और एक बेंच पर बैठ गई। श्वारनी का सीना ऊपर नीचे होने लगा। अपने राज सर की चिट्ठी को छूने से उसने पेपर को ओपन किया तो उसमें लिखा था, हमारे हैं राजा, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। ये पढ़ते ही श्वारनी की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए, क्योंकि विग्रहराज सूर्यवंशी वापस आ रहे हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांस लेने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर तानिया का भी दिल धक धक करने लगा। आखिरकार उसके पिया जी भी तो वापस लौट रहे हैं। श्वारनी के सामने तो वो जिद्दी और जुनूनी शख्स घूमने लगा, जो अब जोधपुर वापस आकर श्वारनी से विवाह करने के लिए न जाने क्या क्या करेगा। क्या अब विग्रह और श्वारनी के प्यार की गाड़ी पटरी पर फिर से लौटने वाली है? कैसी रहेगी दोनों की 2 साल बाद की पहली मुलाकात? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। ये पढ़ते ही श्वारनी की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए, क्योंकि विग्रहराज सूर्यवंशी वापस आ रहे हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांस लेने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर तानिया का भी दिल धक धक करने लगा। आखिर उसके पिया जी भी तो वापस लौट रहे हैं। श्वारनी के सामने तो वो जिद्दी और जुनूनी शख्स घूमने लगा, जो अब जोधपुर वापस आकर श्वारनी से विवाह करने के लिए न जाने क्या क्या करेगा। श्वारनी अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। कभी शर्माती, कभी मुस्कुराती, तो कभी घबरा जाती। तानिया उसकी हालत समझ रही थी, इसलिए चुपचाप उसे देखे जा रही थी। श्वारनी, जो कि अब काफी जवान और व्यस्क लगने लगी थी, उसके रूप में भी बढ़ोतरी हुई थी, अपने दिल पर हाथ रखकर उन हसीन एहसासों को महसूस करते हुए अपने मन में बोली, राज सर आप आ रहे हैं। वो कन्या अब अपने एहसासों को बाहर आने से रोक नहीं पाई, इसलिए झट से तानिया के गले लग गई और घबराने शर्माने लगी। तानिया ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, अब कोई चिंता नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई तड़प और इंतजार नहीं, केवल प्रेम, प्रेमी और प्रेमी का साथ होगा। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना। ये सुनकर तो श्वारनी का अंग अंग खिल उठा, हाथ पैर फूलने लगे और वो अपनी आंखें बंद करके बेचैनी और तड़प से बोली, तानिया देखो ना, हमारे राज सर वापस आ रहे हैं। वो हमारे लिए आ रहे हैं, हमसे मिलने। बताओ ना, हम उनके सामने कैसे जाएंगे, उनसे क्या बात करेंगे? अब वो कैसे दिखते होंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या उन्होंने अपने बाल कटवा लिए होंगे? अगर ऐसा हुआ तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो जानती हो ना, वो लंबे बालों में कितने हैंडसम लगते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें देखकर वो क्या कहेंगे। हम तो पहले से ज्यादा मोटे हो गए हैं, हमारे गाल देखो रसगुल्ले जैसे फूल गए हैं। हे शिव जी, राज सर हमारे शरीर को देखकर कहीं हमसे दूर न हो जाए। अगर हम उन्हें पसंद नहीं आए तो? तानिया, हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तानिया मुस्कुराने लगी। उसने श्वारनी को अपनी बाहों से अलग किया और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोली, हो सजने संवरने वाली देवी, सबसे पहली बात, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई हो, बल्कि खाते पीते घर की हो। तुम्हारे ये गाल तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तुम्हारा रूप इन 2 सालों में इतना निखर गया है कि तुमसे तो किसी सन्यासी को भी प्रेम हो जाए। फिर ये राज सर क्या है? और वैसे भी राज सर को तुम्हारे रंग रूप और हुस्न से प्रेम नहीं है, वरना इन 2 ढाई सालों में तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो सकता था। कई बार तुमसे मिलने आ जाते, लेकिन देखो ना, राज सर ने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं और ना ही कभी घूर कर देखा। तुम इतनी सुंदर हो तो सोचो, तुम्हारे प्रेमी अपने तन के सुख के लिए तुम्हें कब का हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें तुम्हारे तन का सुख नहीं बल्कि मन का सुख चाहिए। मन के इस पवित्र रिश्ते में एक ना एक दिन तन का पवित्र रिश्ता भी जुड़ जाएगा। तानिया की बात सुनते ही श्वारनी के गाल लाल हो गए। शर्म और हया से वो रूपारी निखरने लगी और अपने पिया को स्मरण करते हुए चहकने बहकने लगी। वो पूरी रात पलंग पर करवट लेती रही, कभी मुस्कुराती, कभी शर्माती, तो कभी आने वाले समय के बारे में सोचकर घबरा जाती, और ऐसे ही करते करते उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने उसके माता पिता और भाई केक लेकर खड़े मुस्कुरा रहे थे और एक साथ बोले,
जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो। ये सुनते ही शिवानी के खूबसूरत चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और वो अपने बालों को ठीक करते हुए बेड से उठ गई। सबसे पहले उसने अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने भाई की तरफ मुस्कुरा दी और फिर केक काटते हुए अपनी मीठी और चाशनी जैसी आवाज में बोली, आप तीनों का धन्यवाद जो आपने हमारे जन्मदिन को इतना खूबसूरत बना दिया। विक्रम जी उसके सर पर हाथ रखकर प्रेम से बोले, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं आपके माता पिता। आपने हमारा नाम जो रोशन किया है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी होनहार बेटी के पोस्टर पूरे शहर में लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। राजस्थान के इतने बड़े शहर में आपके पोस्टर लगना हमारे लिए और पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। बहुत खुश है कि आप हमारी बेटी हैं और हमें पता है कि आने वाले भविष्य में भी आप हमें खुशियां ही देंगी और हमारा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। ऐसे ही काम करेंगी। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम बेटा। ये सुनते ही शिवानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और चिंतित होकर अपने माता पिता के चेहरे की खुशी को देखने लगी। अब वो उन्हें कैसे बताए कि वो उस इंसान से प्रेम कर बैठी है जिसके खिलाफ उसके माता पिता हैं। लव मैरिज को विक्रम जी और दीपिका जी कभी भी स्वीकृति नहीं देंगे। अपने जन्मदिन के अवसर पर ही वो उदास हो गए, जबकि आज तो वो खुश रहना चाहती थी। कुछ देर बाद वो तानिया के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। आज शिवानी ने शिफॉन की फ्लावर प्रिंट वाली लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी। अब उसके चेहरे पर पहले की तरह मासूमियत के साथ साथ एक हसीन और जवान लड़की की अदाएं और नजाकत भी नजर आने लगती थी। बढ़ती उम्र के साथ अब वो बेहद हसीन और आकर्षक लगने लगी थी। 2 लेक्चर लेने के बाद आज तानिया शिवानी को लेकर एक महंगे और आलीशान कैफे चली गई, जहां उन दोनों ने हमेशा की तरह भरपेट खाना खाया और फिर अपना अपना पेट पकड़कर असहज महसूस करने लगी। इस समय दोनों कैफे में बैठी कोल्ड कॉफी के मजे ले रही थी। शिवानी का दिल धक धक कर रहा था। आज सुबह से ही उसे अजीब सी बेचैनी और बेताबी हो जा रही थी, जिसके अर्थ वो समझ नहीं पा रही थी। बार बार नजरों के सामने विग्रहराज का आकर्षक और हैंडसम चेहरा घूम रहा था, जिसके स्मरण मात्र से ही शिवानी का अंग अंग खिल रहा था, तन मन बहक रहा था। वो दोनों खाना हो जाने के बाद कोल्ड कॉफी के मजे ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसी आलीशान कैफे के पार्किंग एरिया में एक रेंज रोवर गाड़ी आकर रुकी। आगे वाली सीट से एक बॉडीगार्ड बाहर निकल आया और उसने बैक सीट का दरवाजा खोला और सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गया। कैफे का मालिक और मैनेजर भी वहां पर खड़े बेसब्री से एक शख्स का इंतजार कर रहे थे। तभी रेंज रोवर की बैक सीट पर बैठे शख्स ने अपने रसीले गुलाबी होठों के बीच रखी सिगरेट का सेवन किया और अपनी शान और गुरूर से गाड़ी से बाहर निकलकर अपने मुंह से धुआं निकाला। उस हैंडसम और आकर्षक मर्द को देखकर मैनेजर और मालिक आगे आए और आदर से बोले, खम्मा घड़ी, आपका स्वागत है सर। ये सुनते ही उस आदमी ने अपनी सिगरेट को गार्ड को थमा दिया और अपने रेशमी बालों को, जो उसकी भूरी निगाहों पर आ रहे थे, बड़ी शान और आकर्षक तरीके से पीछे किया और अपने काले चश्मे से उस कैफे को देखने लगा। उस हैंडसम और आकर्षक मर्द ने ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो कमाल का लग रहा था। अपने रेशमी बालों को पीछे करते हुए वो मर्द अपनी जुनूनी और तेज नजरों से आसपास का माहौल देखते हुए अपनी दमदार भारी मर्दाना आवाज में बोला, घड़ी खम्मा। उसकी आवाज में वो कशिश थी जो सबको दीवाना बना सके, सबको अपने आगे झुका सके, सबको अपना गुलाम बना सके। ऐसी भारी मर्दाना और दमदार आवाज को सुनकर तो लड़कियां उनके पीछे पागल ही हो जाएं। वो अपनी शान और रौब से कैफे के अंदर चला गया। उसने जैसे ही कैफे के मेन हॉल में कदम रखा, तभी उस हॉल के एक तरफ टेबल चेयर पर बैठी शिवानी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने कप को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके सच्ची शिद्दत और तड़प से बोली, राज सर। ये पुकार सुनते ही उस हैंडसम मर्द का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो अपनी जुनूनी बेताब नजरों से इधर उधर देखने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा, जिस कारण वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर देता है और अपने मोबाइल स्क्रीन पर राठौड़ नाम देखकर वो शख्स सीधा कैफे के फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ गया, जहां पर आज उसकी एक कंपनी के साथ मीटिंग होने जा रही थी। शिवानी बेचैन हो जा रही थी। अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, तो तानिया उसे अपने साथ कैफे की छत पर यानी कि रूफ कैफे में ले गई, जहाँ पर कई लोग बैठे हुए थे और उसी कैफे के एक तरफ एक स्पेशल टेबल अरेंज की गई थी, जहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी। लेकिन जिस समय शिवानी वहाँ पर आई थी, तब वो हैंडसम मर्द वहाँ पर नहीं था, या शायद फ्रेश होने गया था। शिवानी छत के किनारे जाकर खड़ी हो गई और उस सुहावनी हवा को महसूस करते हुए सुकून पाने लगी। शिवानी अपनी आंखें बंद करके उस ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और उसका दुपट्टा उड़ने लगा और उड़ते हुए उसके बदन से अलग हो गया। ये देखकर शिवानी बेचैन हो गई और अपने दुपट्टे को लेने के लिए पीछे मुड़ी, तो सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई। उसका लाल दुपट्टा उड़कर किसी शख्स के कदमों में जाकर गिर गया और शिवानी उस शख्स के कदमों को देखते हुए बेचैन और बेसब्र होने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी नजरें उठाई और जैसे ही उस शख्स के चेहरे को देखा, तो शिवानी अंदर तक हिल गई और उसके मुंह से निकला, राज सर। कैसी रहेगी दोनों की सालों बाद की मुलाकात? क्या अब फिर से वही प्यार उनकी जिंदगी में वापस लौट आएगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साहब। विग्रह को सामने देखकर शिवानी की आंखें भर आईं। वहीं सामने खड़े राज सर ने उस दुपट्टे को उठाया और जैसे ही सामने देखा, तो वो अपनी राजा को देखकर अंदर तक हिल गए। विग्रहराज सूर्यवंशी ने अपना चश्मा उतारकर फेंक दिया और अपनी जुनूनी बेताब नजरों से उस कन्या को देखने लगे, जो अब उनकी पहले जैसी राजा नहीं थी। वो तो अब एक हसीन, जवान और आकर्षक लड़की बन गई थी। विग्रह की तो मानो सांसें ही अटक गई हो। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, सांसें तेज होने लगी और पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। राज सर ने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और अपनी प्रेममयी निगाहों से शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। आज पहली बार उन्होंने अपनी राजा को गौर से और जी भर के ऊपर से नीचे तक देखना शुरू किया। वहीं अपने राज सर के लंबे बालों को देखते ही शिवानी की जान में जान आई और वो अपनी प्रेममयी तड़पती हुई निगाहों से अपने राज सर को
ऊपर से नीचे तक देखने लगी और भावुक होने लगी। अपने प्रेम को इतने सालों के बाद देखकर विग्रह का दिल धक धक करने लगा और वो अपनी राजा की तरफ बढ़ने लगी। अपने राज सर को देखकर उनके प्रेम में लीन होकर भावुक होकर श्वारणी भी उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों के कदम अब थम गए थे और दोनों ही एकटक एक दूसरे की आंखों में सच्ची शिद्दत और तड़प से देखने लगे। अपनी श्वारणी के रूप और सौंदर्य को देखकर राज सर तो बावले ही हो गए थे और बेहद आकर्षक मुस्कान लिए अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले, हमारी राजा। ये सुनने के लिए तो श्वारणी के कान तरस गए थे और आज जब ये सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाई और भावुक होकर अपने आंसू बहाने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली और सुबक सुबक कर रोने लगी। ये देखकर विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और इन 2 सालों की तड़प और तकलीफ को याद करने लगा। 2 प्रेमी एक लंबे इंतजार और तड़प के बाद आखिरकार एक दूसरे के सामने आ ही गए। राज सर ने सच्ची शिद्दत और स्नेह से श्वारणी के सर पर अपना हाथ रख दिया। अपने राज सर की छुअन पाते ही श्वारणी ने आंखें बंद कर ली और सुकून की सांस लेने लगी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि इन 2 सालों की तपस्या के लिए उसे उसका सब कुछ मिल गया है। महादेव का वरदान मिल गया। जिस तरह माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, तब जाकर महादेव को अपने पति के रूप में हासिल किया था, उसी प्रकार आज जाकर श्वारणी को उसके राज सर, उसके विग्रह राज मिल गए। वो सुकून से अपने राज सर की करीबी को और उनके बदन से आती महक को महसूस किए जा रही थी। वहीं अपनी राजा के बदले रूप और सौंदर्य को देखकर राज सर असीम सुख और जुनून से उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए उसके सर को सहलाते जा रहे थे। अपने प्रेम में लीन और बेताब होकर विग्रह उसके थोड़ा और करीब आने लगा। यह देखकर श्वारणी पीछे हटने लगी। तभी इस बार अपनी मर्यादा को एक तरफ रखकर अपनी राजा पर हक जताते हुए विग्रह ने श्वारणी का हाथ पकड़ ही लिया। ये छुअन पाते ही श्वारणी के पूरे शरीर में करंट सा लगा और वो कांपने लगी। पहली बार विग्रह ने उसका हाथ पकड़ा था, वो भी इतने हक से। उसकी तो हालत ही खराब होने लगी। वहीं अपनी राजा का नाजुक हाथ पहली बार पकड़कर विग्रह का अंग अंग हिल गया। सांसें तेज हो गई, आंखों में नशा और दीवानगी छाने लगी और वो अपना और श्वारणी का हाथ देखने लगा और इश्क में लीन होने लगा। श्वारणी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी विग्रह बेचैन होकर बोला, हमसे दूर मत जाओ, बात करो, कुछ कहो और कुछ हमारी सुनो। श्वारणी फिर भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, घबराने लगी और बार बार विग्रह से दूर होने लगी। और ये सब देखकर राज सर ने उसके आदर और सम्मान में उसका हाथ छोड़ दिया और उससे निश्चित दूरी बनाकर शिद्दत से बोले, राजा कैसे हो तुम? श्वारणी ने अपने हाथों की उंगलियां मोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, हम ठीक हैं। विग्रह उसके रसीले होठों को हिलते हुए देखकर बोला, क्या तुमने हमें याद किया? ये सुनते ही श्वारणी के गाल लाल हो गए और वो वहां से जाने लगी। तभी विग्रह उसके रास्ते में आ गया और अपने हाथों से उसे रोकते हुए बेताबी से बोला, 2 साल राजा, पूरे 2 साल काफी थे हमें तकलीफ देने के लिए। अब हम जीना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं और तुम्हें पाकर धन्य होना चाहते हैं। श्वारणी घबराती हुई शर्माती हुई विग्रह के हाथ को देखने लगी, जिससे उसने दीवार बना रखी थी ताकि श्वारणी कहीं न जा सके। तभी राज सर ने उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे कर दिया और बोले, बहुत खूबसूरत हो गई हो। अपने पिया जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर श्वारणी ने शिद्दत से अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे कोई संदेह नहीं था अपनी खूबसूरती पर, क्योंकि जब पिया जी ने तारीफ कर दी इसका मतलब उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है खूबसूरती में। उसका अंग अंग खिल उठा और वो अपनी मीठी और चाशनी जैसी वाणी में बोली, सच में? विग्रह प्रेम और शिद्दत से बोला, सच में, हमारी कल्पनाओं से परे है तुम्हारी खूबसूरती, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। ये सुनते ही श्वारणी ने तुरंत अपने राज सर की जुनूनी और प्रेममय निगाहों में देखा तो दोनों की आंखों ने अपनी बातें शुरू कर दी और दिल की धड़कनें आपस में मिलाप करने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में असीम प्रेम और तड़प से देखे जा रहे थे। तभी विग्रह ने अपनी जेब से एक गुलाब का फूल निकाला। श्वारणी तो अपने राज सर की जुनूनी निगाहों में खो चुकी थी। तभी विग्रह ने उस गुलाब के फूल को उसके बालों में सजाते हुए शिद्दत से कहा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं राजा। ये सुनते ही श्वारणी की आंखों में अतः प्रेम उमड़ आया और इस बार वो एक टक विग्रह की आंखों में देखने लगी और बस देखती ही रही। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। राज सर की आंखों में चमक रहे आंसू को देखकर विग्रह सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, ये खुशी के आंसू हैं इसलिए बहने दे रहे हैं, वरना अब तक इस दुनिया को जला देते हम। विग्रह के इतना कहते ही श्वारणी बेहद खूबसूरत और हसीन तरीके से मुस्कुरा दी। श्वारणी की इस कातिल और हसीन मुस्कान को देखकर विग्रह दीवाना सा हो गया और अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए तलब से इधर उधर देखने लगा और फिर वापस अपनी राजा के चेहरे को देखकर जैसे ही उसके करीब आने लगा तभी उसके कानों में आवाज आई, सर आइए मीटिंग शुरू करते हैं। ये सुनते ही श्वारणी झेप गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और विग्रह की तरफ पीट करके खड़ी घबराने लगी। वहीं विग्रह के अरमानों पर पानी फिर गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी सख्त मर्दाना आवाज में बोला, हम आते हैं, आप जाइए। इतना कहकर राज सर ने अपनी श्वारणी के खुले लंबे बालों को पीछे से देखकर शिद्दत से कहा, राजा हमें सिर्फ आधा घंटा दे दो, उसके बाद हम सिर्फ तुमसे बात करेंगे, तुम यहीं बैठ जाओ, हम अभी आते हैं। श्वारणी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विग्रह ने उसका दुपट्टा अपने हाथ में लपेट लिया और तुरंत अपनी मीटिंग हैंडल करने के लिए चला गया। उसके जाते ही तान्या वहां आई और श्वारणी को छेड़ते हुए बोली, ओ भाई साहब देखो तो जरा, आज तो आशा ने तुम्हारा हाथ ही पकड़ लिया। ये सच में वही राजा है ना जो तुम्हें टच भी नहीं करते थे, दूर से ही तुम्हें देखते थे। श्वारणी हम पक्का कह देते हैं कि विवाह के बाद तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि ये इंसान हमें बहुत ज्यादा रोमांटिक नजर आ रहा है। लगता है राज सर को काफी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारी परमिशन लेने के लिए। तान्या की बात सुनकर श्वारणी शर्म से पानी पानी हो गई और छत के किनारे जाकर खड़ी हो गई। तान्या उसके पीछे पीछे आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हे श्वारणी बताओ तो सही, तुम्हारे राज सर ने तुम्हें क्या क्या कहा? अब हमसे क्या ही छुपाना, बताओ भी। श्वारणी बेहद खूबसूरती से अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, उन्होंने हमसे आधा घंटा मांगा है, तब वे अपनी मीटिंग हैंडल कर रहे हैं और हमें उनका इंतजार करना है।
तान्या मुस्कुराने लगी और छत से नीचे देखने लगी। तभी एक कार से टिककर खड़े शुभम राठौड़ जी को देखकर वो हैरान रह गई और अपनी आंखें मसलते हुए बोली, हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं ना, या सच में मिस्टर राठौड़ हमारे सामने खड़े हैं? ये सुनकर शिवानी ने भी नीचे देखा तो शुभम बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए एक टक तान्या को देखे जा रहा था और उसे अपने पास नीचे आने का इशारा कर रहा था। ये देखकर शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, जाओ जाओ, बड़ी आई थी हमें छेड़ने वाली, अब जाओ, तुम्हारी बैंड बजने वाली है, तुम्हारे राठौड़ साहब आ चुके हैं, जाकर उनसे मुलाकात कर लो और तुम दोनों के बीच में क्या क्या होगा वो हमें जरूर बताना, ठीक है? तब तक हम यहीं पर खड़े हैं, जल्दी आ जाना। तान्या शर्मा गई और तुरंत नीचे चली गई। वो प्यार की दीवानी अपने प्रेम में लीन होकर भागती हुई नीचे आई और कैफे से बाहर निकलकर सामने खड़ी कार से टिककर खड़े शुभम को देखते ही भावुक हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और आंखों से आंसू बहाने लगी। उसकी ऐसी तड़प और तकलीफ देखकर शुभम उसके पास आया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया तो तान्या सिहर उठी और सीधा शुभम के सीने से लग गई। शुभम ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे की आलिंगन में सुकून पाता देखकर शिवानी के कई अरमान और इच्छाएं जागने लगी। उसके तन बदन में सिरहन दौड़ पड़ी। वो चुपके से पीछे मुड़ी और चोरी छुपे अपने राज सर की तरफ देखने लगी, जो इस समय अपनी मीटिंग को लीड कर रहे थे और उनका पूरा ध्यान सिर्फ मीटिंग रूम में था और एक बार भी शिवानी की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। शिवानी अपनी खूबसूरत निगाहों में असीम प्रेम और तड़प लिए अपने राज सर के हैंडसम और आकर्षक चेहरे को देख रही थी और मन ही मन खुश हो जा रही थी। अब कोई तड़प और तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उसके राज सर जो वापस आ गए हैं। शिवानी अपने राज सर को अपने काम में मग्न होते देखे जा रही थी। तभी मीटिंग करते हुए जैसे ही विग्रह ने अपनी भूरी और जुनूनी निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो झेप गई और तुरंत विग्रह के सामने पीठ कर ली। ये देखकर राज सर ने बेताबी और इश्क के नशे में चूर होकर अपनी मुट्ठी भींच ली। दूसरी तरफ जोधपुर एयरपोर्ट पर एक लड़की इश्क में लीन होकर खुशी से झूमती हुई आगे बढ़ने लगी। अपने मोबाइल स्क्रीन पर विग्रह राज की तस्वीर को देखते हुए वो प्रेम से बोली, देखिए ना विग्रह, आपके लिए हमने इन 2 सालों में इतनी कड़ी तपस्या की और फाइनली एक सीए बनकर अपने पैरों पर खड़ी होकर अब आपके सामने आऊंगी और विवाह का प्रस्ताव भेजूंगी। हमें यकीन है कि आप हमसे विवाह अवश्य करेंगे क्योंकि हम भी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, आपके काबिल बन गए हैं। इतना कहते हुए वो लड़की मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई और सीधा राठौड़ भवन के लिए रवाना हो गई। कौन है ये लड़की? क्या ये शिवानी के लिए मुसीबत बनने वाली है? क्या अब विग्रह शिवानी के सामने रखेगा विवाह का प्रस्ताव? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। शिवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, वो भी बेहद खूबसूरत तरीके से, और अपने राज सर का इंतजार कर रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो शिवानी के नाजुक बदन को छूकर उसे आकर्षित कर रही थी। ऊपर से पिया जी भी यहाँ मौजूद थे तो शर्म और हया अपने चरम पर थी। वो अपने राज सर के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके कानों में बेहद आकर्षक और शानदार आवाज आई, आओ राजा। मन को मोह करने वाली, तन बदन को बहकाने वाली, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली ये आकर्षक मर्दाना आवाज सुनकर शिवानी का रोम रोम खिल उठा और वो अपनी नजरें झुकाकर बड़ी आदर और नजाकत से पीछे मुड़ गई। उसकी इन झुकी हुई पलकों की छांव में छुपी उसकी खूबसूरत निगाहों को देखकर राज सर के अंग अंग की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। वो अपनी भारी मर्दाना आवाज में आदर से बोले, आइए मैडम, जरा कुछ गुफ्तगू हो जाए। शिवानी ने बड़ी खूबसूरती से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपने राज सर के लिए चलने लगी। उस रूफ कैफे के बीचों बीच एक टेबल को सजाया गया था जिसके पास आकर विग्रह ने शिवानी के लिए एक चेयर निकाली और एक सभ्य पुरुष की तरह आदर से बोला, बैठिए। शिवानी चेयर पर बैठ गई और विग्रह उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तभी आसपास बैठे सभी लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। ये देखकर शिवानी को काफी हैरानी हुई और वो जानना चाहती थी कि हुआ क्या है। उसने हिम्मत की और अपनी मीठी सुहावनी आवाज में बोली, राज सर। उफ, उसका यूं हक से राज सर पुकारना विग्रह को भा गया और वो उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर शिद्दत से बोला, जी कहिए। शिवानी अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, सब लोग यहाँ से जा क्यों रहे हैं? क्या ये कैफे बंद होने वाला है? लेकिन अभी तो सिर्फ दोपहर के 3 ही बजे हैं। शायद इन 2.5-3 सालों में शिवानी इतना ज्यादा पहली बारी बोली होगी विग्रह के सामने, इसलिए राज सर का अंग अंग तक धन्य हो गया। उन्होंने जाते हुए उन लोगों की तरफ देखा और फिर अपनी दाढ़ी मसलते हुए जुनून से बोले, क्योंकि अब हम दोनों आपस में बातचीत करेंगे। ऐसे में आपके हृदय हुए होठों को, आपके रसगुल्ले जैसे गालों को और आपकी इन घनी पलकों को, आपकी अदाओं और नजाकतों को, आपकी खूबसूरती को हमारे सिवा कोई ना देख सके, इसलिए इन सभी को यहाँ से भेज दिया। राज सर के मुंह से ये सब सुनकर शिवानी का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ दिया और तेज तेज सांस लेते हुए इधर उधर देखने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर विग्रह सब कुछ समझ रहा था, इसलिए माहौल को सामान्य करते हुए बोला, अच्छा, कुछ खाना या पीना चाहेंगी? शिवानी ने गहरी सांस ली और स्वयं को शांत करते हुए धीमी आवाज में बोली, हमें फ्राइड मोमोज खाने हैं। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी तेज नजरों से उसके चेहरे को घूरा और बोला, 1 घंटे पहले तो खाए थे। ये सुनते ही शिवानी ने हैरानी से विग्रह की तरफ देखा तो विग्रह मेन्यू बुक में अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोला, तुम्हारे आसपास की हवा तक की जानकारी रहती है हमें। शिवानी के गाल लाल हो गए और वो असीम प्रेम से अपने राज सर को देख रही थी। तभी राज सर बोले, इतना तेल वाला खाना खाओगी तो चेहरे पर पिंपल्स हो जाएंगे राजा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए वेजिटेबल सैंडविच ऑर्डर कर देते हैं। ये सुनकर शिवानी को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो अपने आप पर शक करने लगी। तभी राज सर उसके ललाट पर उभरी शिखन को देखते हुए जुनून से बोले, हमारी नजरों से खुद को देखना, कसम से खुद से ही मोहब्बत कर बैठोगी राजा। शिवानी का रोम रोम खिल उठा और आंखों में प्रेम के तारे चमकने लगे। उसने भाव विभोर होकर राज सर की जुनूनी निगाहों में देखा तो वहाँ अपने लिए अतः और अनंत प्रेम नजर आया। वो पवित्र और सम्मानजनक प्रेम जिसमें जिस्मानी भूख से ज्यादा तो रूहानी सुकून था। शिवानी अब अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करना चाहती थी, इसलिए वो टेबल पर रखे एक फ्लावर वास को देखते हुए अपनी मधुर वाणी में बोली, आपको कैसे पता कि आज हमारा जन्मदिन है? विग्रह उसकी सुंदर सी हथेली को देखते हुए शिद्दत से बोला, ऐसा क्या है तुम्हारा जो हम नहीं जानते?
शिवानी खुलकर मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन अपनी खुशी को रोक दिया और विग्रह उसकी हथेली में पहने ब्रेसलेट को देखते हुए शिद्दत से बोला, राजा एक बात कहें अगर कहने की इजाजत दो तो, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ नाबालिग बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो, एक बालिग और वयस्क लड़की बन गई हो, तो क्या हम कहें? शिवानी को थोड़ी घबराहट होने लगी और वो हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी विग्रह गहरी सांस लेते हुए सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, आज हम तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करना चाहते हैं कि 2 साल पहले क्यों हम तुम्हें छूते नहीं थे, क्यों तुम्हारे सामने नहीं देखते थे, क्यों तुम्हारे साथ खुलकर बात नहीं करते थे और क्यों तुमसे रोजाना मिलते नहीं थे। वजह बस इतनी थी कि तुम नाबालिग थी और स्कूल में थी। हमारी भावनाएं तुम्हारे सामने उस वक्त व्यक्त कर देते तो शायद तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती और अपनी राह भटक सकती थी, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं था। देखो राजा, हम चाहते हैं कि तुम खूब पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी हासिल करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन फिर भी हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इतना कि न जाने कितनी ही पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती हैं, लेकिन फिर भी हम मेहनत करने में यकीन रखते हैं। हम बस अपनी भावनाओं को रोक रहे थे क्योंकि वो समय उचित नहीं था, किंतु अब उचित समय आ गया है। हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे कि विग्रह चुप हो गया और अपनी शिवानी के रोशन होते रूप को देखने लगा। तभी शिवानी तेज तेज सांस लेते हुए असीम प्रेम और शिद्दत से बोली, क्या भावनाएं हैं आपकी? ये सुनते ही विग्रह का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और वो टेबल पर रखे शिवानी के हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए जुनून से बोला, क्या तुम नहीं जानती कि क्या भावनाएं हैं हमारी? क्या तुम नहीं जानती क्या चाहते हैं हम तुमसे? क्या तुम नहीं जानती कि क्या है हमारे दिल में? शिवानी का बदन सिहर उठा, हाथ पैर फूलने लगे। अब उससे राज सर की तेज और तपिश भरी निगाहों का तेज सहन नहीं हुआ और वो अपनी जगह से खड़ी होकर छत किनारे जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर राज सर भी अपनी जगह से खड़े हो गए और शिवानी के ठीक पीछे आकर खड़े हो गए। हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी, जिससे शिवानी के लंबे लहराते हुए बाल विग्रह के चेहरे पर आने लगे और वो उनसे मोहित होकर उनकी महक लेते हुए मदहोशी से बोला, तुम हमारी भावनाएं जानना चाहती हो ना, तो कल शाम को 5 बजे हमसे मेहरांगढ़ दुर्ग की छत पर आकर मिलना। अकेले आने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मित्र को लेकर आना। शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस खामोशी में अपनी और राज सर की खामोश मोहब्बत को महसूस करने लगी। विग्रह अब उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और उसके हसीन चेहरे को बेताबी से देखकर बोला, तुम जानती हो राजा, एक मर्द को खुश रहने के लिए 5 चीजों की जरूरत रहती है, भक्ति, जिम, ट्रैवल, परिवार और पसंदीदा औरत। महादेव के परम भक्त हैं हम, जिम डेली जाते हैं, ट्रैवल करने में भी रुचि रखते हैं, परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब जरूरत है तो एक पसंदीदा औरत की, जो सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। तुम्हें देखते ही समझ गए थे कि हमारे घर के आंगन की तुलसी पूजा करने के काबिल केवल तुम ही हो। हमारी दादी सा के पास बैठकर रोज रामायण का पाठ करने के योग्य केवल तुम ही हो। हमारी माँ सा के साथ मिलकर मंदिर जाने वाली हो तुम। हमारी भाभी सा के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए तरह तरह का व्यंजन बनाने लायक हो तुम। हमारे बाबा सा की बेटी बनने के गुण सिर्फ तुम्हारे अंदर है। हमारे भाई साहब की छोटी बहन बनने के लायक केवल तुम हो। सूर्यवंशी खानदान की छोटी बहू बनने के योग्य केवल तुम हो। कितनी खूबसूरती और पवित्रता के साथ राज सर ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा है अपनी राजा के आगे। शिवानी भावुक होने लगी, उसकी आंखें बंद थी और वो शिद्दत से बोली, और आपकी? विग्रह ने भी अपनी आंखें बंद कर दी और सच्ची शिद्दत से बोला, हमारी तो पूरी जिंदगी हो तुम। ये सुनते ही शिवानी की सांसें तेज हो गई, उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो अपनी मुट्ठी भींचकर खुद में सिमटने लगी, लेकिन उसमें हिम्मत तक नहीं थी कि वो अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सके कि पुरोहित परिवार के इकलौते जमाईसा बनने योग्य केवल आप हैं। हमारे पापा के साथ मिलकर देश दुनिया की बातें करने योग्य केवल आप हैं। हमारे भाई के मार्गदर्शक बनने योग्य केवल आप हैं। हमारी माँ के लाडले जमाईसा बनने के योग्य केवल आप हैं और हमारे प्रिय और आदरणीय पति बनने के योग्य केवल और केवल आप हैं राज सर। शिवानी चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसका दिल जानता है कि आज राज सर की जुनूनी बातें सुनकर वो अब किस कदर उनके प्रेम में पागल होने लगी है और उनकी दीवानी होने लगी है। उसकी चुप्पी देखकर विग्रह ने असीम प्रेम और स्नेह से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, ए राजा, हम हस्बैंड मटेरियल हैं और तुम्हें वाइफ मटेरियल बनाने आए हैं। तुम्हें तोहफों में गुलाब नहीं, मांग में सिंदूर देने आए हैं। ये सुनते ही शिवानी ने तुरंत विग्रह की तरफ देखा तो विग्रह ने अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर शिवानी के गाल हया और शर्म से लाल हो गए और वो बड़ी खूबसूरती से अपने बालों की लट को अपने कानों के पीछे करने लगी और नजरें झुकाकर शर्माने लगी। उसकी ऐसी अदाएं और नजाकत देखकर तो विग्रह लुट गए। शिवानी अपनी खूबसूरत निगाहों से विग्रह के जूतों को देखते हुए बोली, राज सर। राज सर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोले, हाँ राजा। शिवानी ने ढलते हुए सूरज की तरफ देखा और बोली, सूरज ढलने लगा है और हमारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या अब हम अपने घर जा सकते हैं? और हाँ, हम कल मेहरांगढ़ किले पर पहुंच जाएंगे। राज सर ने जुनूनी निगाहों से उसके चेहरे को देखा और उसके सर पर एक बार फिर से अपना हाथ रखकर बोले, जाओ राजा, हम कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। कल से हम दोनों के बीच इस बेनाम रिश्ते को नाम मिल जाएगा और हम अपने भविष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। शिवानी ने अपने होंठ भींच लिया और हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही विग्रह ने अपने हाथों पर लपेटे उसके दुपट्टे को चूम लिया और उसकी महक लेते हुए जुनून से बोला, शिवानी। दूसरी तरफ शाम के 6 बजे अपने प्रेम की भावनाओं को छुपाते हुए शिवानी और तानिया सोसाइटी में घुसी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। ऑटो शिवानी के घर के बाहर आकर रुकी। दोनों लड़कियां ऑटो से बाहर निकली तो देखा सामने वाले घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रखी है। शिवानी और तानिया को अजीब सा डर लगने लगा। तभी शौर्य भागता हुआ उनके पास आया और बोला, जी जी, गुप्ता अंकल ने फांसी लगा ली, अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि उनकी बेटी प्राची ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली और ये सदमा गुप्ता अंकल बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सुनकर तो शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में ही उसके सारे सपने टूट गए और आंखों में अपने प्रिया जी से मिलने की खुशी की जगह अब अपने पिताजी को खोने का डर दिखने लगा। क्या इस घटना के बाद शिवानी अपने कदम पीछे हटा लेगी? क्या विग्रह ने शिवानी का हाथ मांगने की तैयारी कर ली है? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार।
शाम के 6 बजे थे। श्वारनी और तान्या अपने प्रेम की भावनाओं को छुपाते हुए सोसाइटी में पहुंची, लेकिन आज माहौल कुछ अलग लग रहा था। ऑटो श्वारनी के घर के बाहर रुका। दोनों लड़कियां ऑटो से बाहर निकली तो देखा कि सामने वाले घर के बाहर भीड़ जमा थी। श्वारनी और तान्या को अजीब सा डर लगने लगा। तभी शौर्य भागता हुआ उनके पास आया और बोला, जी गुप्ता अंकल ने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी बेटी प्राची ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली और ये सदमा गुप्ता अंकल बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सुनकर तो श्वारनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में ही उसके सारे सपने टूट गए और आंखों में अपने पिया जी से मिलने की खुशी की जगह अब अपने पिता को खोने का डर दिखने लगा। वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाई और अपने घर चली गई। तान्या उसकी फीलिंग्स समझ सकती थी, क्योंकि वो स्वयं इस सिचुएशन से गुजर रही थी। तान्या भी उसके पीछे पीछे आ गई। श्वारनी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और आंसू बहा रही थी। तभी तान्या कमरे में आई और पीछे से आकर उसके गले लग गई। दुखी होकर उसने कहा, जब भी हम खुश होते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, तभी कुछ न कुछ ऐसा होता है कि सारी खुशियां एक पल में गायब हो जाती हैं। हम बहुत खुश थे आज मिस्टर राठौड़ से मिलकर और उनसे बात करके। तुम्हें पता है उन्होंने हमसे क्या कहा? कि अब वे हमसे शादी करना चाहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिताना चाहते हैं। हमने उनसे हाँ कह दिया, क्योंकि उन्होंने हमें हिम्मत दिलाई कि वे हमारे मम्मी पापा से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, रूढ़िवादिता को छोड़कर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें लगा शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज जो हादसा हुआ उसके बाद हमें नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा। श्वारनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से आसमान को देखने लगी। वो दोनों लड़कियां बेड पर बैठी हुई थी और अपने गम में डूबी थी। तभी नीचे हॉल से विक्रम जी की आवाज आई, जिसे सुनकर वो दोनों रूम से बाहर निकलकर रेलिंग तक आई और उनकी बातें सुनने लगी। विक्रम जी गुस्से से बोले, ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? ये अपने प्रेम और सुख के चक्कर में अपने माता पिता को बर्बाद कर देते हैं। बच्चों को कद्र ही नहीं है अपने माता पिता की इच्छाओं की, उनकी इज्जत की। बस अपने ऐश मौज के चक्कर में पूरे समाज में अपने माता पिता की नाक कटवा देते हैं। बहुत गलत हुआ मिस्टर गुप्ता के साथ। हमें लगा ही नहीं था कि उनकी सीधी साधी दिखने वाली बेटी ऐसा कदम भी उठाएगी। अभी पता चला कि लड़की का 3-4 साल से चक्कर चल रहा था और रिश्ता छुपा कर रखा था अपने माता पिता से। और जैसे ही उसके माता पिता को पता चला तो लड़के ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन गुप्ता जी माने नहीं। तो लड़का और लड़की ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। अब बताओ, बाप की इज्जत की पड़ी ही नहीं है बेटी को। इतना मजबूर किया होगा बेटी ने अपने बाप को कि उसने फांसी ले ली। इस मामले में हम दोनों बहुत खुशनसीब है दीपिका कि हमारे दोनों बच्चे ऐसे नहीं है। हमारी बेटी कितनी सीधी है ये तो हम जानते हैं। वो तो सिर्फ अपने माता पिता के बारे में सोचती है और हम जानते हैं कि हमारी बेटी कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनके लिए तो उनके माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं है। जहाँ हम चाहेंगे वहीं हमारी बेटी श्वारनी शादी करेगी, इसके अलावा और कहीं भी नहीं। दीपिका जी चिंतित होकर बोली, आप सही कह रहे हैं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन आजकल का जमाना ही खराब है। अगर हमारी बेटी ने ऐसा कोई गलत कदम उठा लिया तो? ये सुनते ही विक्रम जी गुस्से से बोले, दीपिका आज तो आपने बोला है, लेकिन अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ कहा भी ना तो हम आपको आपके मायके छोड़कर आ जाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके मुंह से अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकते। हमारी बेटी ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकती, बहुत समझदार लड़की है, और अगर जो उसने ऐसा किया तो वो अपने पिता का मरा हुआ मुंह देखेगी। विक्रम जी की बात सुनते ही दीपिका जी ने उनके मुंह पर हाथ रखा और बोली, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विक्रम जी वहीं सोफे पर बैठ गए और वहीं श्वारनी ने अपनी बेरंग और दुखी निगाहों से तान्या की तरफ देखा तो तान्या रोने लगी और वहां से चली गई। श्वारनी भी अपने कमरे से चली गई। आज वो पूरी रात बस रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। अगले दिन कॉलेज में जाकर उन दोनों लड़कियों ने एक लेक्चर लिया। उसके बाद कॉलेज से बाहर निकल आई और सड़क किनारे खामोशी से खड़ी होकर सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखती रही। तान्या श्वारनी के खामोश चेहरे को देखकर बोली, सच में तुम जाना चाहते हो? जानती हो ना वो तुम्हें क्यों बुला रहे हैं और तुमसे क्या कहना चाहते हैं? ये सुनते ही श्वारनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो भावहीन होकर बोली, सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी जाना चाहती हूँ और उनकी तड़प को मिटा देना चाहती हूँ हमेशा के लिए। तान्या उसकी बात का मतलब नहीं समझी और उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी श्वारनी ने एक ऑटो को रोकते हुए कहा, भैया मेहरांगढ़ जाना है। ऑटो वाले ने हाँ कहा और वो दोनों लड़कियां ऑटो में बैठकर वहां से चली गई। शाम के 4 बजे के आसपास वे दोनों लड़कियां मेहरांगढ़ किला पहुंच गई। ऑटो वाले को पैसे देने के बाद श्वारनी अपनी खूबसूरत मगर उदास नजरों से उस दुर्ग को देखने लगी। तभी तान्या उसका हाथ पकड़कर चिंतित होकर बोली, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा ना आज? श्वारनी ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ गलत नहीं होगा तान्या, बल्कि वही होगा जो सही होगा। कल पूरी रात हमने सोच विचार ही किया है, उसके बाद नतीजे पर पहुंचे हैं। तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। इतना कहते हुए श्वारनी की आंखें भर आई और वो आगे बढ़ने लगी। आज श्वारनी ने सिंपल लाल सलवार सूट पहना हुआ था, बालों को खुला रखा था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो दुर्ग के अंदर आई तभी एक वेटर उसके पास आया और आदर से बोला, आपको दुर्ग की छत पर जाना है। श्वारनी ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और अपनी सहेली के साथ आगे बढ़ गई। श्वारनी किले की छत पर आ गई और चारों तरफ देखने लगी। छत से उसे पूरा जोधपुर शहर दिखाई दे रहा था। श्वारनी छत के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और अपनी बेचैन और बेताब नजरों से इधर उधर देखते हुए अपने राज सर को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। किले की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से तेज हवाएं चल रही थी। श्वारनी के बाल लहरा रहे थे, दुपट्टा उड़ रहा था और वो अपनी सुंदर निगाहों से राज सर को ढूंढ रही थी। तान्या उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो दो प्रेमियों के बीच नहीं आना चाहती थी। श्वारनी का दिल धक धक कर रहा था, सांसें भी तेज थी, तन बदन भी सिहर रहा था। निगाहें अपने पिया जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी अचानक से श्वारनी के कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो हेलीकॉप्टर दुर्ग की छत के ठीक ऊपर आया और छत के बीचों बीच खड़ी श्वारनी पर गुलाब के फूलों की वर्षा करने लगा। ये देखकर श्वारनी तो दंग रह गई। उसके ऊपर ढेर सारे गुलाब के फूलों की बारिश हो रही थी। वो आसमान की ओर देखे जा रही थी और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो हेलीकॉप्टर वहां से चला गया और अब जाकर श्वारनी ने अपनी खूबसूरत निगाहों को खोला और जैसे ही सामने देखा तो देखती रह गई। राज सर ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में यानी कि फॉर्मल लुक में उसके सामने खड़े थे। विग्रह ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली को देखते हुए जुनून से बोला, तुम जानते हो राजा,
हमारी कुंडली में लिखा है कि हमारी लव मैरिज होगी। इतना कहते हुए विग्रह ने अपनी नशीली और जुनूनी निगाहों से श्वानी के रूप को देखा। श्वानी शर्म से लाल होकर अपनी नजरें झुका लेती है तो राज सर नशे में चूर हो जाते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हमें ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हुए कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय उस जिंदगी के जिसे हम तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। प्यार करते हैं तुमसे, हाँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहते हैं और तुम्हें अपने नाम करना चाहते हैं। ये सुनते ही श्वानी तो जैसे सुन पड़ गई, आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी और होंठ खामोश हो गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी एक अलग ही दुनिया में बहकने लगी। वहीं विग्रह खुद असहज महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। क्या उसे श्वानी को अपने सीने से लगा लेना चाहिए या उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए। राज सर अपनी बेताब और बेसब्र नजरों से श्वानी की बंद आंखों को देखते हुए शिद्दत से बोले, जानते हैं किसी भी कन्या के लिए ऐसी स्थिति में कुछ कह पाना आसान नहीं होता, क्योंकि एक लड़के होकर हम भी असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन बस इतना ही कहना है राजा, हमारे इस दिल ने पहली बार किसी लड़की को चाहा है। पहली बार इन निगाहों ने किसी लड़की को उन नजरों से देखा है तो वो सिर्फ तुम हो। दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया हो। ये सुनकर तो श्वानी की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो कहीं भाग जाए और खुद को छुपा ले। उसके राज सराज खुलकर उससे कह रहे हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं। वो अपनी भावनाओं में खोई हुई थी। तभी विग्रह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सच्ची शिद्दत लिए बोला, ए राजा, हाँ बोलो और बन जाओ हमारी। अपने राज सर का हाथ देखकर श्वानी अत्यधिक भावुक हो गई। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। क्या श्वानी विग्रह के प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार करेगी या फिर ठुकरा देगी? क्या दोनों का प्रेम परिवार वाले स्वीकार कर पाएंगे? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए महान जिद्दी पालम साहब। श्वानी अपनी भावनाओं में खोई हुई थी। तभी विग्रह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सच्ची शिद्दत लिए बोला, हे राजा, हाँ बोलो और बन जाओ हमारी। अपने राज सर का हाथ देखकर श्वानी अत्यधिक भावुक हो गई। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो राज सर के हाथ को थामने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पापा का चेहरा दिखाई दिया और उनके द्वारा कही गई बात याद आई कि हमारी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसे अपने पिता के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो फिर अपने पिता का मरा हुआ मुंह देखेगी। ये याद आते ही श्वानी की हालत खराब हो गई। वो डरने और घबराने लगी और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हुए श्वानी ने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से उसके घबराए हुए चेहरे को देखा और कहा, क्या नहीं हो सकता? श्वानी अपनी उंगलियां मोड़ते हुए धीमी आवाज में हड़बड़ाकर बोली, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। श्वानी के मुंह से ये सुनते ही विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से में आकर अपने दांत पीसते हुए बोला, हम यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस होकर तुमसे हम दोनों के भविष्य की बात करने आए हैं। तुमसे हाँ सुनने आए हैं ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए, और तुम क्या बोल रही हो? राज सर का गुस्सा और तड़प बढ़ने लगी थी, जिसे भांपते हुए श्वानी उनसे डरने लगी और थोड़ा पीछे हटने लगी। तभी विग्रह ने अपनी दमदार और गुस्सैल आवाज में कहा, एक कदम भी पीछे मत लेना वरना हमसे कुछ गलत हो जाएगा आज। ये सुनकर तो श्वानी का पूरा शरीर कांपने लगा और वो अपनी नजरें झुका लेती है। उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर राज सर को और ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वह स्वयं पर नियंत्रण करते हुए बोले, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं और तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं, तो बताओ कि कब आए तुम्हारे घर? ये सुनते ही श्वानी हड़बड़ाकर बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे घर मत आना, हम ये सब नहीं करना चाहते। विग्रह उसके और पास आते हुए जोर से बोला, ये सब नहीं करने से आपका क्या मतलब है? श्वानी की तो सांसें अटकने लगी और वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी राज सर के सामने। एक तो उनका खौफ, उनका गुस्सा, उनकी दमदार आवाज, ऊपर से उनका इस तरह उसके करीब आना श्वानी को डरा रहा था। दूर खड़ी तानिया को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या बातचीत हो रही है, लेकिन वो इतना जरूर जान रही थी कि राज सर गुस्से में है और अब उसे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि दो लोगों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। तानिया चुपचाप वहाँ से चली गई। वहीं श्वानी मुड़ गई और डर के मारे वहाँ से जाने लगी। तभी विग्रह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अत्यंत क्रोध से बोला, ये सब क्या है राजा? इस तरह से क्यों पेश आ रही हो? हमने आपसे कुछ गलत नहीं कहा है, बस आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो आप हाँ कह दीजिए और कुछ नहीं सुना हमें। श्वानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने दिल पर पत्थर रखा, अपनी आत्मा का खून करके अपनी हर एक भावनाओं का कत्ल करते हुए उसने नजरें उठाकर राज सर की आंखों में ना देखकर उनके माथे की नसें देखी और बोली, लेकिन हमें आपसे विवाह नहीं करना राज सर। सब कुछ खामोश हो गया। श्वानी के इन शब्दों ने विग्रह को अंदर तक हिला दिया। वो एक टक उस लड़की के चेहरे को देखे जा रहा था। राज सर तो सांस लेना भी भूल गए थे। काफी देर तक वो यूं ही श्वानी को देखता रहा और श्वानी अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करती रही। तभी अचानक से विग्रह अपने होश में आया। उसने अपने पूरे चेहरे को मसल दिया और बेचैनी से बोला, राजा मजाक कर रही हो ना? राज सर की बेचैनी और तड़प देखकर श्वानी को खुद से भी नफरत होने लगी और बोली, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में आपसे विवाह नहीं करना चाहते, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। श्वानी का इतना कहते ही विग्रह अपना आपा खो बैठा। उसने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को वहीं जोर से फेंक दिया। ये देखकर श्वानी कांप उठी और आंखों से आंसू बहने से रोकने लगी। विग्रह ने अपनी खून सी लाल निगाहों से श्वानी के चेहरे को देखा और गुस्से से बोला, 2.5 साल तक तड़पे हैं हम आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके मुख से शब्दों को सुनने के लिए। हमेशा बेचैन और बेताब रहे हैं कि कब हमारी राजा खुलकर हमसे बात करेगी, वो हमसे बहुत कुछ कहेगी। और आज राजा ने कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो सब कहा जिससे हमें सख्त नफरत है। आपके मुंह से ये सब सुनने के लिए नहीं आए थे। जब प्रेम करती हो तो विवाह के लिए मना क्यों कर रही हो? विग्रह तो अपना गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी राजा अंदर ही अंदर कितना रो रही है, कितना तड़प रही है, क्योंकि विग्रह को तो उससे बाद में प्यार हुआ था, लेकिन श्वानी को तो बहुत पहले से विग्रह से प्यार था। लेकिन वो मजबूर लड़की कुछ नहीं कर सकती थी। आज अगर उसने विग्रह को हाँ कह दिया तो उसके पिताजी आत्महत्या कर लेंगे, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपने 2.5 साल के प्रेम के लिए अपने पिता के 18-19 साल के पितृ प्रेम को ठुकरा नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए उसके प्रेम से बढ़कर उसका पितृ प्रेम है। भले ही वो राज सर को खोने के बाद जिंदगी भर तड़पेगी, रोएगी, लेकिन अपने पिता को धोखा नहीं दे सकती। उसका जी जानता है कि वो राज सर को ऐसी हालत में देखकर कितनी तड़प रही थी, कितनी रो रही थी, लेकिन देखो ना कितनी मजबूत लड़की है कि अपना एक आंसू भी बाहर नहीं आने दे रही थी। श्वानी अपनी बुरी किस्मत को कोसे जा रही थी। तभी विग्रह अपनी दमदार और सख्त आवाज में बोला,
बताइए, जब प्रेम करती है तो विवाह क्यों नहीं कर सकती? ये सुनते ही शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत करते हुए अपने दिल की हर भावनाओं को तोड़कर इन 2.5 सालों के हर उन खूबसूरत पलों को मिटाते हुए बोली, लेकिन हमने ऐसा कब कहा कि हम आपसे प्रेम करते हैं? हम तो बस आपका सम्मान करते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं और आपकी ही तरह पढ़ाई लिखाई में अव्वल आना चाहते हैं। आज शिवानी ने तोड़ दिया विग्रहराज को और उसके दिल की भावनाओं को। विग्रह को तो अपने कानों से नफरत होने लगी कि वो ये सब क्या सुन रहे थे। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है जो कि उसकी राजा उससे प्यार नहीं करती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विग्रह ने स्वयं महसूस किया है शिवानी के प्रेम को, तो फिर ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है? विग्रह अपने ख्यालों से बाहर आया और शिवानी को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगा, तो वो डर के मारे दूर हो गए। ये देखकर विग्रह अपनी जगह पर रुक गया और उससे उचित मर्यादित दूरी बनाकर बोला, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपकी भावनाएं हमने आपकी आंखों में देखी थी जो कभी झूठ नहीं कह सकती। सच बताइए, क्या कोई आपको रोक रहा है? क्या किसी ने आपको भावनात्मक रूप से टॉर्चर किया है? अगर कोई बात है तो आप हमें बताइए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। शिवानी अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लेती है और सीधे सटीक शब्दों में बोली, हमें कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है राज सर। हमने सच में आपको उन नजरों से नहीं देखा जैसा आप सोच रहे हैं। आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हम हमेशा से ही ऐसे हैं, हम अनजान लोगों से बहुत कम बात करते हैं। उनसे बात करने में हमें झिझक होती है, शर्म आती है, इसलिए हम नजरें झुका लेते हैं। रही बात आपकी, तो आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज आप किसी भी तरह की कोई गलतफहमी मत पालिए। हमारी नजरों में आप सिर्फ राज सर हैं और वही रहेंगे हमेशा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। शिवानी ने कह तो दिया, लेकिन आज उसने अपनी ही भावनाओं और प्रेम का कत्ल कर दिया था, वो भी अपने ही शब्दों से। वहीं उसकी बात सुनकर विग्रह तो एकदम खामोश हो गया। अब वो कुछ नहीं कह सकता था। वो अपनी तड़पती हुई नजरों से उस लड़की को देखे जा रहा था जिसने कितनी आसानी से कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती, सिर्फ उसका सम्मान करती है। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दाढ़ी मसलते हुए जुनून और शिद्दत से बोला, आप हमसे प्यार नहीं करती? कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें आपका प्यार नहीं, आप चाहिए हो जीवन भर के लिए। हम आपके जिस्म को नहीं छूना चाहते बल्कि आपकी रूह को हासिल करना चाहते हैं। जिंदगी भर भी अगर स्वयं को छूने नहीं देंगी और नजरों के सामने रहेंगी तो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर लेंगे हम, लेकिन आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे हम। चलिए, प्रेम को एक तरफ रख देते हैं और जीवन भर का रिश्ता जोड़ लेते हैं, विवाह का। हम आपके पति और आप हमारी पत्नी। ये सुनते ही शिवानी के तो होश उड़ गए। राज सर किस प्रकार के इंसान है और इनका जुनून कितना ज्यादा खतरनाक है। शिवानी ने साफ तौर पर मना कर दिया है विवाह और प्रेम के लिए, तो भी वो हार नहीं मान रहे। उनकी भूरी निगाहों में असीम शिद्दत और जुनून नजर आ रहा था और साफ दिख रहा था कि अब ये इंसान हार नहीं मानेगा और शिवानी को तो हासिल करके रहेगा। शिवानी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी विग्रह ने उसके सर पर हाथ रखा और जुनून से बोला, आपको जो कहना था आपने कह दिया है, तो बस अब आप हमारी करने का इंतजार कीजिए क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन शिवानी संग विग्रह होकर रहेगा और ये हमारा जुनून और जिद दोनों है। शिवानी घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा कुछ मत करना, हमारे घर वालों को ये सब पसंद नहीं है। विग्रह ने जवाब दिया, लेकिन हमें तो आप पसंद हो और अब आपके पास हमारे अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हम कोई ऑप्शन आने भी नहीं देंगे। आपकी डोली सूर्यवंशी सदन ही जाएगी। विग्रह अगला कदम क्या उठाने वाला है, उसके अगले कदम से शिवानी की जिंदगी कैसे बदलने वाली है? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साथ। विग्रह ने शिवानी के सर पर हाथ रखा और जुनून से बोला, आपको जो कहना था आपने कह दिया, तो बस अब हमारी करने का इंतजार कीजिए क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन शिवानी संग विग्रह होकर रहेगा और ये हमारा जुनून और जिद दोनों है। शिवानी घबराती हुई बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसा कुछ मत करना, हमारे घर वालों को ये सब नहीं पसंद है। विग्रह ने जवाब दिया, लेकिन हमें तो आप पसंद हो और अब आपके पास हमारे अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हम कोई ऑप्शन आने भी नहीं देंगे। आपकी डोली सूर्यवंशी सदन ही आएगी। ये सुनकर तो शिवानी थर थर कांपने लगी और तेज तेज सांस लेने लगी। विग्रह ने सच्ची शिद्दत और जुनून से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जाइए राजा, घर पर जाकर आराम कीजिए और इंतजार कीजिए हमारा। जब हम रिश्ता लेकर आपके घर आएंगे आपका हाथ आपके पिताजी से मांगे। इतना कहकर विग्रह उससे दूर हो गया और अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए जुनून से उस लड़की को देखकर वहां से चला गया। उसके जाते ही तानिया जल्दी से वहां पहुंच गई और खामोश खड़ी हुई शिवानी को संभालते हुए बोली, क्या हुआ यार, वो क्यों चले गए? तुम इतनी चुप क्यों हो? अरे कुछ तो बोलो, हमें डर लग रहा है। तानिया के इतना कहते ही शिवानी की आंखें भर आई और वो घबराते हुए बोली, तानिया वो बहुत अलग इंसान है। ऐसा इंसान हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते। उन्हें हमसे कोई शारीरिक मोह नहीं है। उन्हें किसी भी कीमत पर बस हमसे शादी करनी है, हमारे साथ रहना है। तुम्हें पता है उन्होंने हमसे क्या कहा कि अगर हम जिंदगी भर भी उन्हें स्वयं को छूने नहीं देंगे तो भी वो हमारे साथ खुशी खुशी रहेंगे क्योंकि वो हमें अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं। अब तुम बताओ तानिया, ऐसे इंसान का हम क्या करें? हमने उनसे साफ तौर पर मना कर दिया कि हम उनसे विवाह भी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं देंगे और कहकर चले गए हैं कि वो रिश्ता लेकर हमारे घर आएंगे। अब हम क्या करेंगे तानिया? मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? उन्हें कैसे समझाएंगे? अगर पापा ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत डर लग रहा है तानिया। हमने प्यार तो कर लिया लेकिन उसके परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचा। हमें नहीं पता था कि राज सर इतने खतरनाक इंसान है। हमें तो लगा था कि हम प्यार और विवाह के लिए मना कर देंगे तो वो अपने कदम पीछे ले लेंगे। हाँ, हम दोनों को तकलीफ होगी लेकिन ये रिश्ता यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तानिया, बल्कि वे और भी ज्यादा जिद और जुनून करके यहाँ से चले गए हैं। अब उनका अगला कदम बहुत 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 बड़ा तूफान लाने वाला है क्योंकि इस बार वो एक शांत इंसान बनकर नहीं आएंगे बल्कि प्यार में मना हासिल किया हुआ एक गुस्सैल और तड़प वाला इंसान बनकर आएंगे। शिवानी की बात सुनकर तानिया को भी डर लगने लगा और वो बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राज सर तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तुम चिंता मत करो, आंटी अंकल को ये बात कभी नहीं पता चलेगी। तानिया ने तो शिवानी को झूठा दिलासा देने की पूरी कोशिश की और फिर वो दोनों सीधा अपने घर के लिए निकल गए। शिवानी पूरे दिन और पूरी रात घबराती रही। बार बार राज सर का वो जुनूनी और रहस्य से भरा चेहरा नजरों के सामने घूमने लगा। आज तो उसे रात में नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि डर लग रहा था कि अब राज सर का अगला कदम क्या होगा, वो किस प्रकार शिवानी को हासिल करेंगे। कुछ तो होने वाला था जिसके लिए शिवानी तैयार नहीं थी।
वो अपने पापा के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने राज सर से दूर भी नहीं रह सकती थी। श्वारनी पूरी रात डरती रही। वहीं सूर्यवंशी सदन में अपने आलिशान कमरे के आलिशान बेड पर लेटा वो हसीन मर्द आज खुश नहीं था। गुस्से और तड़प की आग में जल रहा था। उसने पहली बार तो मोहब्बत की और उसमें भी उसे कन्या की तरफ से ना सुननी पड़ी। हालांकि उसने ठान लिया था कि वो सीधे सभ्य और सांस्कृतिक तरीके से श्वारनी के घर रिश्ता लेकर जाएगा और उससे विवाह करके रहेगा। लेकिन वो लड़की तो राज सर से प्यार ही नहीं करती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिना प्यार के वे दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? ये सब सोचते ही विग्रह की जुनूनी निगाहों में असीम तड़प और तकलीफ छाने लगी और वो गुस्से से बोला, आप हमसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, हम तो करते हैं, बेशुमार करते हैं, और हमारे अकेले का प्रेम काफी होगा हम दोनों के जीवन के लिए। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठी भींच ली। अगले दिन रविवार था। दोपहर के 1 बजे विक्रम जी और दोनों बच्चे घर पर ही थे और इस समय भोजन कर रहे थे। तभी विक्रम जी को एक कॉल आता है जिस पर वे बात करते हैं और हैरानी से कहते हैं, लेकिन ऐसे अचानक क्यों? अच्छा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अपना बिलाड़ा ही पसंद है। विक्रम जी कॉल कट करके खुशी से बोले, बधाई हो आप तीनों को, अब हम सब वापस अपने शहर बिलाड़ा जा रहे हैं हमेशा के लिए। विक्रम जी की बात सुनकर शौर्य, श्वारनी और दीपिका जी हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं। तभी वो बोले, अरे हमारा ट्रांसफर वापस बिलाड़ा हो गया है और इस बार परमानेंट हुआ है, यानी कि उम्र भर के लिए अब बिलाड़ा में ही रहेंगे। ये सुनकर दीपिका जी खुश हो गई, लेकिन श्वारनी और शौर्य का मुंह डर गया। उन दोनों को तो ये जोधपुर शहर भाग गया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, उन्हें बिलाड़ा जाना ही होगा। और रही बात श्वारनी के कॉलेज की, तो वो या तो अप डाउन करेगी या प्राइवेट ही कर लेगी, सिर्फ एग्जाम देने कॉलेज आ जाएगी। लेकिन वो अपनी जिगरी यार यानी तानिया से दूर कैसे रह सकती थी? उसके बिना तो श्वारनी का दिन शुरू भी नहीं होता। श्वारनी पूरे दिन यही सब सोचती रही। वहीं सूर्यवंशी सदन में जब विग्रह 2 साल बाद वापस लौटा था, पूरे परिवार में एक अलग ही सुकून और खुशी छाई हुई थी। सब लोग विग्रह के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। प्रार्थना जी और दादी सातो ऐसे पकलाई हुई थी अपने कुंवर राजा के लिए, और ये सब देखकर वैशाली को हैरानी होती थी, क्योंकि उसके पति यानी कि विवेक राज के लिए इतना सब कुछ कभी नहीं किया गया था इस परिवार में। शायद यही वजह होगी कि विवेक राज हमेशा से ही अपने परिवार के साथ रहे हैं, कभी उनसे दूर नहीं गए, जबकि विग्रह राज अधिकतर जोधपुर से बाहर ही रहा है, जिस वजह से परिवार वाले उसके लिए पागल हैं। ऐसे ही विचार वैशाली के दिमाग में घूम रहे थे। रात के 10 बजे विवेक राज अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए अपने कमरे में चला आया, जहां उसे खिड़की के पास खड़ी अपनी खूबसूरत सी पत्नी दिखी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और उसने रूम के दरवाजे को अंदर से बंद करके असीम प्रेम और शिद्दत से कहा, जान। ये सुनते ही वैशाली ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में बोली, विवेक उसके पास आया और उसकी कमर पर अपने हाथ को लपेटकर उसके गले में मुंह घुसाकर मदहोशी से बोला, नाराज हो क्या? अपने पति की चुअन पाकर और उनके अरमानों को समझते हुए वैशाली बोली, बिल्कुल भी नहीं। विवेक ने उसके गले की स्किन को हल्के से काट लिया तो वैशाली ने आह भरी और उसका दिल धक धक करने लगा। विवेक उसके गले की स्किन पर अपने होंठ रगड़ते हुए बेताबी से बोला, देखो ना, आज वीर को छोड़ा है उनके दादा दादी के पास, तो अब हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आइए ना हमारे साथ। वैशाली बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पहले उसे अपने पति की इच्छाओं और सेवा की पूर्ति करनी थी। उसके बाद जब वो खुश हो जाएंगे तब वो अपनी बात उनके सामने रखेगी। वैशाली ने अपनी सहमति जता दी और विवेक ने सीधा उसे अपनी गोद में उठा लिया और नशे में चूर होकर उसके चेहरे को देखते हुए उसे बेड पर ले आया। अपनी पत्नी को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके रूप को देखते हुए उसके ऊपर चढ़ाया। विवेक के मचलते हुए होंठ वैशाली के होठों से मिलने लगे। तभी वो उसके होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, आज नहीं पिया आपने? विवेक कातिल मुस्कान लिए बोला, सोचा आज पत्नी का नशा किया जाए। वैशाली मुस्कुरा दी और विवेक उसके साथ अपने प्रेम सुख की नदियों में बह गया। कमरे में हसीन सिसकियां गूंज रही थी जो धीरे धीरे तृप्ति की मंजिल तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद प्रेम का वो तूफान थम गया। विवेक और वैशाली चादर में लिपटे एक दूसरे की आंखों में असीम प्रेम से देखे जा रहे थे। तभी वैशाली अपनी मीठी सी आवाज में बोली, क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी जोधपुर से बाहर जाना चाहिए कुछ महीनों के लिए, जैसे देवर आ जाते हैं? विवेक उसकी उंगलियां चूमते हुए बोला, लेकिन ऐसा क्यों? वैशाली ने कहा, देखो ना, जो इंसान जितना परिवार से दूर रहता है उससे परिवार उतना ही ज्यादा प्यार करती है। जैसे कि सब लोग किस तरह कुंवर राजा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उसी तरह। विवेक प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, प्यार तो सब हमसे भी करते हैं जान। वैशाली बोली, अच्छा तो अभी तक आपको कंपनी का एमडी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि आपको कंपनी में काम करते हुए पूरे 10 साल हो गए हैं? हमें तो शक है कि कहीं बाबा साहब कुंवर राजा को ही एमडी ना बना दे। विवेक हैरानी से बोला, अरे जान, कितना सोचती हैं आप? और वैसे भी कंपनी का एमडी हम बने या छोटे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर हम सब एक ही तो हैं। और वैसे भी छोटे अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो उन्हें 1-2 साल तक मुंबई और जोधपुर के बीच आना जाना करते रहना पड़ेगा, और उसके बाद वो खुद तय करेंगे कि उन्हें हमेशा के लिए मुंबई रहना है या यहीं जोधपुर में। ये सुनकर वैशाली उत्सुकता से बोली, तो क्यों ना हम ही हमेशा के लिए मुंबई चले जाएं, जहाँ पर आप, हम और हमारा बच्चा, हम तीनों साथ में रहेंगे। वैसे भी कुंवर राजा तो अभी कुंवारे हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है, वो कहीं पर भी रहे। अगर उनकी पत्नी होती, बच्चे होते, तो समझ में भी आता कि उन्हें प्रॉपर प्लेस पर जाना पड़ेगा। वैसे भी उन्हें जोधपुर ही पसंद आता है, तो क्यों ना हम तीनों उनकी जगह मुंबई चले जाएं। ये सुनते ही विवेक को गुस्सा आ गया। वो बोला, देखो जान, आप एक एकल परिवार के बारे में सोचना ही मत, क्योंकि हम अपने माता पिता, दादी साहब और छोटे भाई से दूर नहीं रह सकते। हमें हमेशा से संयुक्त परिवार में रहने की आदत है और इच्छा भी है, तो उसे बदलना मत। और इतना दूर का सोचना भी मत, क्योंकि हमारा छोटा भाई स्वयं श्री राम जैसा महान और त्यागी है, वो कुछ भी कर सकता है अपने बड़े भाई के लिए। क्या विग्रह के कारण सूर्यवंशी परिवार में पड़ने वाली है फूट? विक्रम जी का ट्रांसफर हो गया है, तो अब राज सर क्या करेंगे? कैसे अपनी राजा को खुद से दूर जाने से रोकेंगे? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा। वैशाली की बात सुनते ही विवेक को गुस्सा आ गया और वो बोला, देखो जान,
आप एक एकल परिवार के बारे में सोचना ही मत, क्योंकि हम अपने माता पिता, दादी साहब और छोटे भाई से दूर नहीं रह सकते। हमें हमेशा से संयुक्त परिवार में रहने की आदत और इच्छा है, तो इसे बदलना मत और इतना दूर का सोचना भी मत, क्योंकि हमारा छोटा भाई स्वयं श्री राम जैसा महान और त्यागी है। वो कुछ भी कर सकता है अपने बड़े भाई के लिए। ये सुनते ही वैशाली का मुंह बंद हो गया और उसे भी एहसास होने लगा कि शायद वो गलत कर रही है, क्योंकि उसके देवर, ससुर और दादी सास उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत इज्जत देते हैं। घर में कोई भी फैसला लेते हैं तो अपनी बहू से भी पूछते हैं और उसको हर तरह की छूट दे रखी है। वो चाहे तो पढ़ाई भी कर सकती है, नौकरी भी कर सकती है। ऐसे में उसे अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और रही बात कुंवर राजा की, तो वो तो इतने अच्छे हैं कि अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन मानते हैं और बहुत इज्जत करते हैं उनकी। आज तक उन्होंने कभी अपनी भाभी का चेहरा भी नहीं देखा, इतना सम्मान करते हैं वो अपनी भाभी का। अपने पति की बात सुनकर वैशाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पति के सीने से लगकर प्यार से बोली, सही कह रहे हैं आप, संयुक्त परिवार में रहने का जो मजा है वो एकल परिवार में नहीं। अब तो बस हमें इंतजार है अपनी देवरानी का कि कब वो आएंगी और हम 1 से 2 हो जाएंगे। हम उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे, उसका साथ देंगे, उसे सब कुछ सिखाएंगे। बस जल्दी से कुंवर राजा जिस भी लड़की को पसंद करते हैं उससे विवाह कर लें। विवेक ने कहा, हाँ सही कह रहे हैं आप, वैसे भी अब वो 27 साल की हो गई हैं, विवाह की उम्र तो हो ही गई है, लेकिन महाशय का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब किस मूड में रहते हैं। अब 1-2 दिन से उदास घूम रहे हैं, गुस्से में भी है, कंपनी में ना जाने कितने लोगों के ऊपर चिल्ला दिए हैं। कुछ पूछते हैं तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, मूड स्विंग्स चल रहे हैं। लगता है प्रेमिका से लड़ाई झगड़े हो गए हैं। वैशाली हंसते हुए बोली, हमें नहीं लगता है कि उनकी कोई प्रेमिका है, क्योंकि जिस तरह से वो रहते हैं ऐसा लगता है कि कोई प्रेमिका नहीं है, क्योंकि वो न ज्यादा कॉल्स पर बात करते हैं न मैसेजेस पर। पूरे दिन तो वो कंपनी का काम करते रहते हैं। ऐसा कैसा रिश्ता है उनका जिसमें वो अपनी प्रेमिका से न मिलने जाते हैं और न बात करते हैं? कहीं वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं शादी से बचने के लिए? ये सुनकर विवेक मुस्कुराने लगा। उसके सामने श्वारणी का प्यारा सा चेहरा घूमने लगा और वो बोला, नहीं, एक लड़की सच में है जिसे हमारे छोटे भाई प्यार करते हैं और उनसे ही विवाह करेंगे। इनका रिश्ता कुछ ऐसा है कि ये दोनों ना ज्यादा मिलते हैं ना ज्यादा बात करते हैं, बस दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम है, सम्मान है, और उस प्रेम को वो दोनों बहुत जल्द विवाह में बदल देंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम जल्द से जल्द कुंवर राजा की सगाई कर दें, उसके बाद जब भी लड़की के माता पिता चाहेंगे विवाह भी हो जाएगा। ये सुनकर वैशाली एक्साइटेड होकर बोली, क्या आपने उस लड़की को देखा है? कैसी दिखती है वो? क्या नाम है उसका? हमें भी देखना है उसे। मतलब कुंवर राजा की पसंद है तो कुछ हटके ही होगी, एकदम अलग, इस दुनिया में सबसे अनोखी होगी। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हमने उस कन्या को देखा है, वो बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी है, प्यारी सी है, नाम है श्वारणी पुरोहित, मासूम सी गुड़िया जैसी है, उम्र भी छोटी है, शायद 18-19 साल की होगी अभी तो। वैशाली बोली, नाम तो बहुत सुंदर है, हम बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन दोनों का मिलन करवा दे, क्योंकि जिस तरह से आप इनके प्रेम की परिभाषा बता रहे हो, हमारा तो दिल जीत लिया है इन दोनों के प्रेम ने। मतलब जब हम दोनों की सगाई हुई थी तो हम दोनों सगाई के तुरंत बाद आपस में फोन पर बात करने लगे थे, लेकिन हमारे देवर साहब को देखिए कितने सहनशील हैं और कितने महान हैं, जो अपनी प्रेमिका से ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। कितना इंतजार है इनके अंदर, कितना धैर्य और सब्र है, जो हर किसी में नहीं होता, और ऐसे प्रेम को तो भगवान भी मिलवाते हैं। विवेक मुस्कुराने लगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसके भाई का रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि उसका भाई उस कन्या से कितना प्यार करता है। भले ही वो कहता नहीं है, दिखाता भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते विवेक सब कुछ समझता है। अगले दिन सुबह 11 बजे कॉलेज से बंक मारकर तान्या और श्वारणी मॉल चली गई अपना मन बहलाने के लिए। दोनों ही उदास थी, क्योंकि दोनों ही कुछ दिनों में एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। मॉल से बाहर निकलकर वे दोनों एक 5 स्टार होटल में चली गई, बिना उसका नाम पढ़े, क्योंकि आज दोनों को कोई सुध नहीं थी। दोनों इस समय उस होटल के कैफे एरिया में आमने सामने बैठी हुई थी और कॉफी पी रही थी। काफी देर की चुप्पी के बाद तान्या गुस्से से बोली, यार हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हमारी पहली बार कोई इतनी अच्छी दोस्त बनी है, हम उससे दूर कैसे जा सकते हैं? देखो तुम राज सर से शादी कर लो, कम से कम तुम जोधपुर में तो रहोगी, हम तुम्हें बिलाड़ा नहीं जाने दे सकते। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? तुम हमें हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, हमारे सारे दुख दर्द खुशियाँ हमने तुम्हारे साथ शेयर किए हैं और तुम ही हमसे दूर जा रही हो, ये तो गलत बात है। श्वारणी भी भावुक हो गई और वो कुछ कहती, इससे पहले ही उसकी नजर सामने पड़ी तो वो दंग रह गई। होटल के मुख्य द्वार पर एक लंबा, हैंडसम और डैशिंग मर्द अपने भावहीन चेहरे पर आकर्षक और दमदार रौब लिए होटल के अंदर प्रवेश कर रहा था। उस शख्स को देखते ही श्वारणी की आंखें भर आई और वो अपनी जगह से खड़े होकर उसके रूप को देखकर बोली, राज सर। वो एक टक विग्रह को देखे जा रही थी जो उसकी तरफ ही आ रहा था। विग्रह के इर्द गिर्द 3 से 4 आदमी चल रहे थे, जिनसे बात करते हुए विग्रह वहां पहुंच गया और जैसे ही उसने अपने सामने श्वारणी को देखा तो एक पल के लिए उसके सीने में दर्द हुआ और आंखों में तड़प छाने लगी। श्वारणी ने अपनी नजरें झुका ली और दुखी होने लगी। वहीं विग्रह ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहां से चला गया। ये देखकर तो श्वारणी की आंखें भर आई और वो शिकायत करते हुए बोली, देखा तुमने, उन्होंने तो हमें इग्नोर ही कर दिया, लगता है अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तान्या ने कहा, तो मना किया ही क्यों? सच बता देती कि हाँ राज सर, हम भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की झूठी शान और इस स्वार्थी समाज के लिए अपने प्यार को त्याग रहे हैं। श्वारणी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई और टेबल पर सर रखकर आंखें बंद करके अपने आंसू बहाने लगी। तभी उसके सर पर किसी ने बड़ी आत्मीयता और शिद्दत से हाथ रखा और अपनी आकर्षक आवाज में कहा, कैसे हो राजा? ये सुनते ही श्वारणी के बदन में करंट सा लगा। उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने विग्रहराज सूर्यवंशी खड़े हुए थे और तान्या चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। ये देखकर श्वारणी तो दंग रह गई और हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। विग्रह उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर जुनून से अपनी दमदार आवाज में बोला, मिस जोशी, क्या हम थोड़ी देर आपकी मित्र से अकेले में बातचीत कर सकते हैं? तान्या ने हाँ कहा और वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर श्वारणी घबराने लगी और अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। तभी विग्रह अदब और रौब से बोला, बैठिए, बात करनी है आपसे। श्वारणी ने अपनी नजरें झुका ली और झिझकते हुए बोली, माफ कीजिए राज सर, लेकिन हमें देरी हो रही है, तो अब हमें जाना चाहिए। श्वारणी ने इतना ही कहा था कि विग्रह अपनी दमदार और सख्त आवाज में हुक्म चलाते हुए बोला, बैठिए मतलब चुपचाप बैठ जाइए। श्वारणी झेप गई और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और विग्रह उसके सामने बैठ गया। अपनी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी तेज नजरों से उसने श्वारणी के चेहरे को देखते हुए कहा, हम पायल लाए आपके लिए। श्वारणी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीमी आवाज में आदर से बोली, जी हमें नहीं चाहिए। विग्रह ने कहा,
दे नहीं रहे हैं बल्कि पहना रहे हैं। शिवानी बोली, नहीं पहनना। ये सुनते ही विग्रह के होठों पर कटाक्ष भरी मुस्कान आ गई और वो बोला, इससे तो वही शिवानी बेहतर थी जो कुछ नहीं बोलती थी। कम से कम वो हमें अपनी लगती थी, लेकिन आज जो हमारे समक्ष बैठी है वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह दिख रही है, जो हमें पसंद नहीं। ये सुनते ही शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांस लेने लगी। तभी विग्रह उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया और सख्ती से बोला, आपको आपके पिता की तरह बनना है या किसी की भी तरह? शौक से बन जाइए राजा, क्योंकि पत्नी आपको हमारी बनना है, वो भी बहुत जल्द। लाओ पैर आगे करो। शिवानी की तो हालत खराब होने लगी और डर के मारे उसने अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया। राज सच्ची शिद्दत और तड़प से उसके पैरों में पायल पहनाते हुए उसके गोरे गोरे पैरों को देखने लगा और मन ही मन न जाने क्या क्या बोलने लगा। शायद वो किन्हीं मंत्रों का जाप कर रहा था जिनके अर्थ और परिणाम का ज्ञान इस मासूम कन्या को नहीं है। गलती से विग्रह की उंगली शिवानी के पैरों को छू गई। शिवानी सहर उठी और गलती से उसके मुंह से निकला, राक्षस। ये मधोशी भरी आवाज सुनकर विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और शिद्दत से बोला, हाँ राजा, हाँ, आपका सब कुछ हमारा ही तो है, हमें ही छूना और पाना है। शिवानी तो शर्म और हिचकिचाहट से लाल हो गई। वहीं विग्रह अपनी जगह से खड़ा हुआ अपनी राजा के चेहरे के पास आया और उसकी झील सी गहरी आंखों में देखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए जुनून और तलब से बोला, वो कहते हैं ना कि इश्क में थोड़ी जबरदस्ती तो जायज है। ये सुनते ही शिवानी आंखों में आंसू लिए विग्रह की जुनूनी निगाहों में देखते हुए बोली, हम दूसरी जाति से हैं। विग्रह भी बराबरी से उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से बोला, हम जाति में नहीं मानते, धर्म में यकीन रखते हैं और तुम हमारे धर्म की हो, इसलिए इसका मतलब साफ है कि तुम हमारी हो। शिवानी ने कहा, हमारे माता पिता नहीं स्वीकार करते दूसरी जाति में विवाह। विग्रह ने कहा, उफ, आपको दूसरे श्रीमान विक्रम पुरोहित बनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारी हैं और आपको हम ले जाएंगे, इतना याद रखना। ये सुनते ही शिवानी दुखी होकर बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें डर लगा है, आप समझते क्यों नहीं है, हमें आपसे विवाह नहीं करना है, बस बात खत्म। विग्रह शिवानी को विवाह के लिए कैसे मनाएगा? या विग्रह शिवानी का प्रस्ताव लेकर उसके माता पिता के पास जाएगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालक। विग्रह ने शिवानी से कहा, आपको दूसरे श्रीमान विक्रम पुरोहित बनने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ हमारी हैं और आपको हम ले जाएंगे, इतना याद रखना। ये सुनते ही शिवानी दुखी होकर बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें डर लग रहा है, आप समझते क्यों नहीं है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं, बस बात खत्म। ये सुनते ही विग्रह की आंखों में ज्वालामुखी फूटने लगी और अपनी मुट्ठी भींचकर उसने शिवानी के करीब आना चाहा, मगर रुक गया और बेचैन होकर उसके सामने बैठ गया। राज सर ने अपना सर पकड़ लिया और आंखें बंद करके स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करने लगे। शिवानी आंखों में खौफ लिए उन्हें देखे जा रही थी। अब धीरे धीरे उसे पता चल रहा था कि क्यों स्कूल में सब लोग उनसे डरते थे। अब उसे पता चल रहा था कि जो इंसान इतना शांत और सौम्य दिखता है, असल में वो है नहीं। वो सिर्फ शिवानी के सामने ही अपने गुस्से को नियंत्रण में रखता था और अभी भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे ताकि शिवानी को डर न लगे, क्योंकि विग्रह जानता है कि वो व्यक्तिगत रूप में कितना ज्यादा खतरनाक है और वो अपना खतरनाक रूप इस मासूम लड़की को नहीं दिखाना चाहता था। ये पहले ही है विग्रह से दूर जाने की कोशिश कर रही है और अगर इसने विग्रह का असली रूप देख लिया तो कहीं नफरत न करने लग जाए। शिवानी आंखों में खौफ लिए विग्रह को देखे जा रही थी और विग्रह आंखें बंद करके बैठा हुआ था और गहरी सांस ले रहा था। तभी शिवानी की नजर विग्रह के पीछे टेबल पर बैठे एक लड़के पर पड़ी जो बहुत गंदी नजर से शिवानी को देखे जा रहा था और अब अपने पतले होठों पर जीभ फेरने लगा। उसके ऐसे गंदे इशारों को देखकर शिवानी ने अपनी नजरें झुका ली और तभी विग्रह ने स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए उसकी तरफ देखा और बस उसे देखता ही रहा। कुछ देर बाद शिवानी ने फिर से अपनी नजरें उठाकर विग्रह के पीछे बैठे उस लड़के की तरफ देखा तो वो आंख मारने लगा और ये देखकर शिवानी को बहुत बुरा लगा। वो अपनी नजरें चुराने लगी। तभी राज सर गुस्से में आकर अपनी जगह से खड़े हो गए और अपने पीछे बैठे उस लड़के की कॉलर पकड़कर उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। ये भयानक नजारा देखकर शिवानी डर गई और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। सब लोग हैरानी से ये सब देखने लगे और विग्रह बड़ी बेरहमी और नफरत से उस लड़के को पीटने लगा। विग्रह के ऐसे भयानक और उग्र रूप को देखकर तो शिवानी की हालत खराब हो गई। वो बहुत डर रही थी। उसने इतना गुस्सा करने वाला इंसान कभी देखा ही नहीं था और वो कितनी बुरी तरह से उस लड़के को मार रहा था, जबकि उस लड़के ने इतना कुछ किया ही नहीं। भले ही वो हरकतें गंदी कर रहा था लेकिन उसे इतना पीटने की जरूरत नहीं थी। अब तो शिवानी समझ गई थी कि विग्रहराज बहुत खतरनाक इंसान है और अगर ऐसे इंसान उसके पापा के सामने गया तो विक्रम जी मना ही कर देंगे। शिवानी डर के मारे विग्रह के भयानक रूप को देखे जा रही थी। अब वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। सब लोग विग्रह को ही देख रहे थे। होटल की पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी क्योंकि उस होटल के मालिक खुद विग्रहराज सूर्यवंशी हैं। अब मामला आगे बढ़ने लगा जिस वजह से शिवानी को हिम्मत करनी ही पड़ी। वो भागती हुई विग्रह के पास आई और बोली, राज सर प्लीज रुक जाइए, सर प्लीज रुक जाइए। विग्रह अपना सारा गुस्सा और तड़प उस लड़के पर निकाल रहा था। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और होटल स्टाफ में हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की और बाकी सभी तमाशा देख रहे थे। शिवानी घबराने लगी। उसने तुरंत विग्रह की बाजू को कसकर पकड़ लिया और बोली, राज सर प्लीज, आपको हमारी कसम है, रुक जाइए। उफ, शिवानी का यूं हक से विग्रह की बाजू को पकड़ना और उसे रोकना विग्रह को अंदर तक हिला गया। वो तुरंत रुक गया। उसका तन बदन से हर उठा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और आंखों में नशा छाने लगा। अपनी जुनूनी और नशीली निगाहों से उसने अपने बगल में खड़ी राजा के चेहरे को देखा तो उसके प्रेम में और ज्यादा पागल होने लगा। अपने राज सर की तपिश भरी निगाहों को खुद पर पाकर शिवानी झेप गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, प्लीज बैठिए यहाँ। उसकी बात सुनकर विग्रह तुरंत चेयर पर बैठ गया और शिवानी ने उसे पानी का ग्लास देते हुए नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, प्लीज पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। शिवानी के खूबसूरत चेहरे को अपनी कातिल निगाहों से देखते हुए विग्रह ने पानी का ग्लास उसके हाथ से ले लिया और पानी पीने लगा। वहीं स्टाफ मेंबर्स उस लड़के को वहां से ले गए और बाकी सभी गेस्ट को नॉर्मल होने के लिए कह दिया। सब लोग विग्रह के उग्र रूप को याद करते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद शिवानी ने चैन की सांस ली और धीमी आवाज में हिचकिचाते हुए चिंतित होकर बोली, एक बात कहें।
विग्रह उस ग्लास को टेबल पर गोल गोल घुमाते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, सुनने के लिए बेकरार है। श्वारनी का अंग अंग खेल उठा, लेकिन वो अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर चिंता से बोली, शाद सर इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? श्वारनी के इतना कहते ही विग्रह ने अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों में तड़प और तकलीफ लिए उसकी तरफ देखा और बोला, जब तुम्हें प्यार शब्द का मतलब तक नहीं पता था तब से हम तुमसे प्यार करते हैं, तो सोचो कितना जुनूनी और गहरा इश्क है हमारा। ये सुनकर तो श्वारनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और नजरें चुराने लगी। तभी विग्रह अपनी हथेली में पहने ब्रेसलेट को देखकर जुनून से बोला, विवाह तो आपको हमसे ही करना होगा, क्योंकि किसी और से हम होने नहीं देंगे। ये सुनते ही श्वारनी डर गई और विग्रह की जुनूनी निगाहों में देखते ही झेम गई। वो वहाँ से जाने लगी। तभी राज सर अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए दीवानगी से बोले, गलत क्या सही क्या हमें नहीं पता, हम तो उस राह पर चल दिए हैं जिसकी आखिरी मंजिल सिर्फ आप हो। श्वारनी की आंखें भर आई और वो बिना मुड़े बोली, आपकी राह को बदल दीजिए राज सर, क्योंकि हमारी मंजिल आपको नहीं मिलेगी। विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और श्वारनी तुरंत वहाँ से चली गई। श्वारनी को जाते हुए देखकर विग्रह अत्यंत क्रोध में आकर बोला, अब आप देखो हम किस प्रकार आपको हासिल करते हैं। विग्रह भी वहाँ से चला गया। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन श्वारनी और विग्रह की आपस में कोई मुलाकात और बातचीत नहीं हुई। वहीं श्वारनी ने अब ठान लिया था कि वो अपने माता पिता के लिए अपने प्रेम को भुला देगी और हमेशा के लिए बिलाड़ा चली जाएगी, जिसकी तैयारी उनके घर में चल भी रही थी। कल दोपहर तक वो चारों बिलाड़ा के लिए निकलने वाले थे और अभी श्वारनी अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखकर उसकी सहेली तानिया बोली, हमारी बात मान जाओ, वापस मत जाओ, अपने पापा को समझाओ ना। अपनी सहेली की बात सुनकर वो गुड़िया जैसी लड़की परेशान होकर बोली, हम भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हो गए हैं। वो राज सर दबंग किस्म के इंसान है, हमारे पीछे पड़ गए हैं। अब हमें डर लगता है यहाँ रहने से भी, हम नहीं रहना चाहते यहाँ पर, हमें वापस अपने शहर बिलाड़ा जाना है। तानिया उसे समझाते हुए बोली, तुम समझ नहीं रहे हो उनके प्रेम को, वो तुम्हारे प्रेम में पागल है, तुम्हारे लिए सबसे लड़ते हैं, लेकिन तुम उनसे डरती क्यों हो? वो तो तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। प्लीज अपने पापा को समझाओ, शहर को छोड़कर ना जाए, आपको यही रहना चाहिए, वरना कहीं राज सर गुस्से में आकर कुछ खतरनाक न कर दे। ये सुनकर श्वारनी डरने लगी, क्योंकि उसे पता है कि वो इंसान कितना ज्यादा खतरनाक और अकल्पनीय व्यक्तित्व का इंसान है। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। वो बेड पर बैठ गई और अपने हाथ में पकड़े अपने टॉप को कसकर पकड़ लिया और घबराने लगी। उसके चेहरे को देखकर तानिया अपने मन में बोली, पता नहीं हमने सही किया या गलत, लेकिन हाँ श्वारनी, हमने शुभम जी को बता दिया है कि तुम बिलाड़ा वापस जा रही हो और अब ये बात राज सर तक पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विग्रह अपने महल की छत पर शर्टलेस होकर पुशअप्स कर रहा था। तभी शुभम भागता हुआ उसके पास आया और बोला, राजे, आपकी राजा जोधपुर छोड़कर वापस बिलाड़ा जा रही है। ये सुनते ही पुशअप्स करते हुए उस आदमी की आंखों में जुनून तो गायब हुआ ही, लेकिन बेहद गुस्सा और आग छाने लगी। वो बड़े रौब और खतरनाक तरीके से जंप मारकर जमीन पर खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपनी भारी मताना आवाज में बोला, ये छोरी हमारे सब्र की परीक्षा क्यों लेती है? हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब वो कभी वापस बिलाड़ा नहीं जाएगी, वो यही रहेगी हमारे शहर में, हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे कमरे में, हमारी पाँव में। अब हम उसे बताएंगे कि हमसे बगावत करने का अंजाम क्या होता है। इसके पंख काटने ही होंगे, इसको उठाकर हिलाना होगा, ऐसे ये मानेगी नहीं हमारे प्रेम को। इतना कहकर विग्रहराज सूर्यवंशी ने अपनी शर्ट को पहन लिया और गुस्से से अपने बालों को पीछे करते हुए बोला, उस कन्या को अभी के अभी हमारे सामने पेश करो, उन्हें मेहरांगढ़ लेकर आओ, आज हम आखिरी फैसला लेंगे। शुभम ने तुरंत तानिया को कॉल लगा दिया, क्योंकि तानिया के पास तो अपने स्वयं का पर्सनल मोबाइल था, लेकिन श्वारनी के पास नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता ने मना कर दिया था, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। कॉल पर बात हो जाने के बाद तानिया श्वारनी से बोली, राज सर तुमसे मिलना चाहते हैं। श्वारनी अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली, हमें नहीं मिलना उनसे। तानिया ने कहा, उन्होंने अपनी कसम दी है। ये सुनते ही श्वारनी ने अपने बालों को छोड़ दिया और परेशान होकर बेड पर बैठ गई। वो खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में अपने दुख को अपने अंदर समेटे जा रही थी। तानिया को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वो अपनी सहेली को उसकी मोहब्बत से दूर नहीं जाने देगी। कुछ देर बाद ही वो दोनों लड़कियां कोई बहाना बनाकर घर से निकल गई मेहरांगढ़ के लिए, जहाँ पर आज कुछ ऐसा होने वाला था जिससे श्वारनी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सब कुछ बदलने वाला था और एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। विग्रह श्वारनी के साथ क्या करने वाला था, क्या होगा जब विक्रम जी को पता चलेगी श्वारनी की हकीकत। प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मारे जिद्दी बालम साहब। श्वारनी और तानिया बहाना बनाकर घर से मेहरांगढ़ के लिए निकल गए। आज वहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे श्वारनी की पूरी जिंदगी बदल जाने वाली थी। सब कुछ बदल जाता और एक नए अध्याय की शुरुआत होती, जो जुनून और शिद्दत से भरा हुआ होता। पूरे रास्ते श्वारनी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ये अच्छा होगा या बुरा, ये तो उसे नहीं पता था, लेकिन कुछ बड़ा जरूर होने जा रहा था। कुछ देर बाद ही वो दोनों लड़कियां किले पर पहुंच गई। रिक्शे से बाहर आते ही श्वारनी की बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी। वो इधर उधर देखते हुए बोली, तानिया, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हमें वापस जाना चाहिए? तानिया ने कहा, अरे यार तुम चिंता मत करो, राज सर बस तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं और हमारी मानो तो आज उन्हें साफ साफ बता दो कि तुम भी उनसे प्यार करती हो, बस परिवार और समाज के खिलाफ नहीं जाना चाहती। श्वारनी ने कहा, उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि हम भी उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पापा कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। और अगर राज सर को पता चल गया कि हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं तो राज सर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और हमें पाने के लिए कुछ भी करेंगे जो हम होने नहीं दे सकते। तुम जानती नहीं हो उनका जुनून कितना खतरनाक है। हम कोई भी हंगामा नहीं चाहते हैं तानिया, समाज में हमारे पापा का और परिवार का नाम खराब हो। इससे बेहतर है कि हम अपनी फीलिंग्स को अपने सीने में दबा दें और आज हम उनसे साफ तौर पर कह देंगे कि आज के बाद हमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, उनसे दूर, सबसे दूर।
श्वारनी ने इतना ही कहा था कि तभी वहाँ पर एक कार रुकी जिसमें से शुभम बाहर निकल आया। शुभम को देखते ही तान्या भावुक हो गई। वहीं शुभम श्वारनी को देखते हुए बोला, श्वारनी, जीवन का कोई भी फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया जाता है। आप हमारी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए आपसे इतना ही कहेंगे कि राजे से बेहतर जीवन साथी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। वो आपसे विवाह करके अपना घर बसाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है बताइए जरा। श्वारनी ने जवाब दिया, कुछ भी गलत नहीं है भैया, लेकिन हमारे साथ उन्हें अपना घर बसाने की जरूरत नहीं है। हमसे बेहतर और लायक लड़की उन्हें मिल सकती है तो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में प्रेम ही नहीं होगा वो टिकेगा कैसे। हम राज सर से प्रेम नहीं करते, हम बस उनका सम्मान करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। श्वारनी की बात सुन शुभम कुछ कहता, इससे पहले ही वहाँ एक ओपन जीप आकर रुकी जो काफी स्पीड से आई थी, जिस वजह से आसपास काफी धूल उड़ी। वे तीनों उस जीप की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे धुआं कम होने लगा और तभी उस जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा वो जुनूनी और जिद्दी मर्द नजर आया जो अपनी तेज और सख्त नजरों से एक टक श्वारनी को देखे जा रहा था। राज सर को देखते ही श्वारनी सहम गई और तुरंत शुभम के पीछे छुप गई। वहीं राज सर अपनी शान और रौब से जीप से नीचे उतर आए और अपने रेशमी बालों को पीछे करते हुए अपनी खतरनाक और शानदार चाल से राजा की तरफ बढ़ने लगे। विग्रह ठीक शुभम के सामने आकर खड़े हुए और उसके पीछे छुपकर खड़ी श्वारनी को देखते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोले, राठौड़, आप और मिस जोशी हमें 10 मिनट का समय दीजिए, हम जरा इनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। ये सुनते ही श्वारनी अपनी उंगलियां मोड़ने लगी और तभी शुभम उसके सामने से हटा और तान्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। अब श्वारनी सर झुकाकर कांप रही थी और विग्रह अपनी सख्त नजरों से उसे घूरे जा रहा था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तो श्वारनी हड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज। ये सुनते ही विग्रह के कदम वहीं ठहर गए और वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर रौब से बोला, प्लीज, प्लीज, लेकिन आज ये शब्द भी हमें नहीं रोक पाएगा राजा। श्वारनी अपने ऑरेंज दुपट्टे को कसकर पकड़कर पीछे हटने लगी। तभी विग्रह अपने दांत पीसते हुए मगर तड़प से बोला, हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं आप। ये सुनकर श्वारनी अंदर तक दुखी हुई, मगर वो अपनी तड़प दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ बोली ही नहीं, बस जमीन को देखती रही। इसी बहाने वो अपने प्रेम राज सर के कदमों के दीदार पाकर धन्य भी हो रही थी। उसकी चुप्पी विग्रह को और गुस्सा दिला रही थी, लेकिन वो अपनी राजा से इस कदर प्रेम करता था कि उसके ऊपर चिल्ला नहीं सकता था और अंदर ही अंदर स्वयं को तकलीफ दिया जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सख्ती से बोला, राजा, आपके दिल में हमारे लिए कोई भावनाएं नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों के विवाह को आप एक अरेंज मैरिज समझकर भी हमसे रिश्ता जोड़ सकती हैं, जिसमें हम दोनों शुरू से सब कुछ शुरू करेंगे। अपने मन में ये सब सोचते हुए श्वारनी ने एक गहरी सांस ली और बोली, राज सर, हमारे दिल में आपके लिए कोई भावनाएं नहीं है, इसलिए हम आपसे विवाह नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे माता पिता आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए भी हम आपसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं और ना ही आपको कोई झूठी उम्मीद देना चाहते हैं। अगर हम खड़े खड़े अपनी जान भी दे देंगे फिर भी हमारे पिताजी हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि वे अपनी जान दे देंगे। और हम ऐसी बेटी नहीं जो अपने तन मन के सुख के लिए अपने पिता को तकलीफ दे। हम एक स्वार्थी प्रेमिका कहलाने के लिए तैयार है, लेकिन एक स्वार्थी बेटी किसी भी कीमत पर नहीं। श्वारनी के कठोर शब्द सुनते ही विग्रह आग बबूला हो गया और अपनी आंख से लाल निगाहों से श्वारनी के चेहरे को देखकर जिद और सनक से बोला, लेकिन हम तो स्वार्थी प्रेमी बन सकते हैं और आज बनकर ही दिखाएंगे। श्वारनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही विग्रह अत्यंत क्रोध से बोला, गाड़ी में बैठिए। श्वारनी डरते हुए बोली, क्या हुआ। विग्रह और जोर से बोला, हमने कहा चुपचाप गाड़ी में बैठिए। श्वारनी की रूह तक कांप उठी और वो आंखों में खौफ लिए बोली, राज सर, क्या हुआ, आप हमें गाड़ी में क्यों। श्वारनी के इतना कहते ही विग्रह ने अपनी जीप के टायर पर जोर से लात मारी। श्वारनी डर के मारे कांप उठी और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, राजा, हम आपको हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, बैठिए। श्वारनी की तो हालत खराब हो गई, वो पूरी कांपने लगी और जल्दी से जाकर जीप में बैठ गई। श्वारनी के जीप में बैठते ही विग्रह भी उसके बगल में जाकर बैठ गया। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और तेज स्पीड से वहां से चला गया। ये देखकर शुभम और तान्या हैरान रह गए। तान्या चिंतित होकर बोली, राज सर इतने गुस्से में क्यों थे, हे शिव जी, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। शुभम ने कहा, कुछ नहीं होगा, हम सभी की बुद्धि आपस में मिला दें तो भी राज की बुद्धि के आगे कम लगेगी, इतना दिमाग है उनके पास और वे कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। जो इंसान गुस्से में भी उचित निर्णय ले उसे विग्रहराज सूर्यवंशी कहते हैं। राजे को पता है कि श्वारनी के पिताजी इन दोनों के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जान दे देंगे, क्योंकि राजे उनकी छोटी सोच से कब के वाकिफ हो चुके हैं। तो अब वो जो करने जा रहे हैं उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चलो हमारे साथ। तान्या और शुभम गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। वहीं राज सर गुस्से में लीन थे और तेज स्पीड से ड्राइविंग कर रहे थे। उनके बगल में बैठी श्वारनी डर के मारे कांप रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो विग्रह को तकलीफ दे रही थी, लेकिन आज वो अपनी मंजिल को पाकर रहेगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुछ देर बाद ही राज सर ने जीप को ऊंची पहाड़ी पर स्थित शिव शक्ति के मंदिर की तरफ बढ़ा दी। ये देखकर श्वारनी को और भी डर लगने लगा। ये रास्ता बहुत ज्यादा डरावना था और खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था। वहां पर भी विग्रह तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। साफ पता चला था कि वो इंसान कितनी खतरनाक ड्राइविंग कर सकता था। श्वारनी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आज उसने विग्रह का जैसा विकराल रूप देखा था उसके बाद वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं बची थी। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद विग्रह ने अपनी गाड़ी को पहाड़ी की चोटी पर स्थित शिव शक्ति के मंदिर के आगे रोक दी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आया और श्वारनी की तरफ आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर श्वारनी डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी विग्रह भावहीन होकर बोला, आइए हमारे साथ राजा। श्वारनी पीछे हटते हुए डरते हुए बोली, हमें नहीं आना। विग्रह उसके पास आया और जुनून से बोला, राजा आओ हमारे साथ, आज के बाद आपके पिताजी कभी हम दोनों को जुदा नहीं कर पाएंगे और ना ही खुद को तकलीफ देंगे। श्वारनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो गाड़ी से उतर नहीं रही थी। ये देखकर राज सर ने अपनी सख्त और कठोर आवाज में कहा, आओ राजा। श्वारनी ने कहा, नहीं, हमें नहीं आना। विग्रह ने कहा, हमें गुस्सा मत दिलाइए, चुपचाप आइए।
मासूम श्वानी चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर आई और अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ के विग्रह के पीछे पीछे चलने लगी। वे दोनों शिव शक्ति मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही अपने जूते चप्पल बाहर ही छोड़ देते हैं। विग्रह की आंखों में एक अलग ही चमक और जुनून नजर आ रहा था। वो श्वानी को लेकर आगे बढ़ने लगा और मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया, जहाँ सामने ही पंडित जी खड़े थे। क्या विग्रह श्वानी के साथ मंदिर में रचने वाला है शादी? क्या होगा जब विक्रम जी को पता चलेगी शादी की बात? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मारे जिद्दी बालमजा।